द गॉड डिल्यूजन एक ऐसी किताब है जिसमें रिचर्ड डॉकिंस बताते हैं कि लोग क्यों भगवान पर विश्वास करते हैं और क्या ये विश्वास ज़रूरी है या नहीं। उनका कहना है कि भगवान के होने का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है और साइंस के ज़रिए हम दुनिया को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उन्होंने पहले द सेल्फिश जीन जैसी फेमस बुक भी लिखी है। डॉकिंस का स्टाइल थोड़ा स्ट्रांग है। वो क्लियरली बोलते हैं कि उन्हें भगवान के होने में विश्वास नहीं है और वो लोगों को इनकरेज करते हैं कि वो खुद सोचें, क्वेश्चंस पूछें और ब्लाइंडली किसी पे भरोसा न करें। आइए इस बुक को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। रिचर्ड डॉकिंस की वाइफ जब छोटी थी उन्हें स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था, पर उन्होंने कभी पेरेंट्स को बताया ही नहीं क्योंकि उन्हें लगा ही नहीं कि वो बोल सकती हैं इस बारे में। डॉकिंस कहते हैं कि ऐसे ही कई लोग रिलीजन में फंसे होते हैं पर उन्हें लगता ही नहीं कि वो निकल सकते हैं। ये बुक उन्हीं लोगों के लिए है जो रिलीजन में अनकंफर्टेबल फील करते हैं पर उन्हें लगता है कि एथीज्म कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो कहते हैं कि एथिस्ट बनना एक स्मार्ट, हैप्पी और मोरल चॉइस हो सकती है। इस बुक का पहला मैसेज ये है कि एथीज्म एक रियल, ब्रेव और प्राउड वाली चॉइस है। उन्होंने एक टीवी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, रूट ऑफ ऑल इविल, जिसका टाइटल उन्हें पसंद नहीं आया पर एड एकदम सही था। इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट रिलीजन। उसमें दिखाया गया था कि कैसे रिलीजन की वजह से दुनिया में इतनी डिस्ट्रक्शन हुई है, जैसे 9/11, सुसाइड बॉम्बिंग्स, ऑनर किलिंग्स, पार्टीशन, क्रूसेड्स, तालिबान etc। अगर किसी को लगता है कि एथीज्म भी रिलीजन जैसा डॉगमा है तो ये बात डॉकिंस इस बुक में क्लियर करेंगे। डॉकिंस बताते हैं कि गॉड हाइपोथेसिस एक साइंटिफिक आइडिया है जिसको क्वेश्चन करना चाहिए, जैसे हम दूसरे साइंस आइडियाज को करते हैं। इस बुक में वो ये भी बताते हैं कि गॉड के प्रूफ के जितने भी आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं वो सब कमजोर हैं। वो बताते हैं कि डिजाइन का इल्यूजन नेचर में कैसे आता है और डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन इसको कैसे एक्सप्लेन करता है बिना किसी गॉड के। अगर किसी को लगता है रिलीजन सब जगह है तो इसमें लॉजिक है, तो डॉकिंस कहते हैं कि रिलीजन का रूट हिस्ट्री और साइकोलॉजी में है, ट्रुथ में नहीं। वो मोरालिटी के लिए गॉड की जरूरत नहीं है, इस पर भी बात करते हैं। हम आगे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि रिलीजन दुनिया के लिए गुड चीज नहीं है जैसा लोग सोचते हैं। अगर कोई रिलीजन में फंसा हुआ फील करता है तो उसका रीजन मोस्टली चाइल्डहुड इंडॉक्ट्रिनेशन होता है। डॉकिंस कहते हैं कि मुस्लिम चाइल्ड या क्रिश्चियन चाइल्ड कुछ नहीं होता, सिर्फ चाइल्ड ऑफ मुस्लिम पेरेंट्स होता है या चाइल्ड ऑफ क्रिश्चियन पेरेंट्स। बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें अपने बिलीफ्स डिसाइड करने चाहिए, ना कि पेरेंट्स के कॉपी बनने चाहिए। इसी बात को वो आगे और स्ट्रांग तरीके से उठाते हैं। किड्स को लेबल मत करिए रिलीजन के नाम पे। वो कहते हैं कि रियल दुनिया की ब्यूटी को अप्रिशिएट करना भी वैसे ही इंस्पायरिंग हो सकता है जैसे रिलीजन होता है, पर बिना सुपरस्टिशन के। डॉकिंस कहते हैं कि एथिस्ट होने पर प्राउड फील करिए, ये शेम की नहीं, प्राइड की बात है। वो कहते हैं कि कई लोग एथिस्ट हैं पर बोलते नहीं, जैसे पहले गे लोग चुप रहते थे। डॉकिंस चाहते हैं कि लोग कम आउट करें, बाहर आए, ताकि दूसरे भी हिम्मत लें। एथिस्ट ज्यादा हैं पर ऑर्गेनाइज नहीं है, इसलिए पावर नहीं है, पर अगर ज्यादा लोग सामने आए तो आवाज बनेगी। डिल्यूजन शब्द पे कुछ साइकेट्रिस्ट ने प्रॉब्लम उठाया पर डॉकिंस जस्टिफाई करते हैं। रिलीजन एक स्ट्रांग बिलीफ है बिना एविडेंस के, इसलिए उन्होंने डिल्यूजन कहा है। वो मानते हैं कि पक्के बिलीवर्स चेंज नहीं होंगे, पर जो लोग थोड़ा भी ओपन माइंडेड हैं उनके लिए ये बुक एक पुश बन सकती है रिलीजन से बाहर आने का। और उनका सपना है कि अगर किसी ने यह बुक खोली तो बंद करते वक्त वो एथिस्ट बन जाए। एक लड़का घास में लेटे हुए छोटी छोटी चीजें देख रहा था, एंड्स, बीटल्स, रूट्स। उस मोमेंट में उसे सब कुछ मैजिकल लगा और उस फीलिंग को रिलीजियस मानने लगा। बड़ा होकर वो प्रीस्ट बन गया, पुजारी। पर अगर वही इमोशन किसी और को होती, जैसे डॉकिंस को स्टार्स देखकर होती थी, तो वो साइंस की तरफ जा सकता था। नेचर से इमोशनल रिएक्शन होना नॉर्मल है, पर इसका मतलब सुपरनेचुरल बिलीफ नहीं होता। जैसे डार्विन ने कहा था, नेचर के लॉज से ही सब कुछ इवॉल्व हुआ। लाइफ का ब्यूटी और वंडर साइंस से समझ आता है, ना कि किसी गॉड से।
कार्ल सेगन ने लिखा था, रिलीजन हमेशा साइंस को छोटा बनाता है। वो कहते हैं अगर रिलीजन सच में यूनिवर्स की बिगनेस को समझता तो वो और ज्यादा पावरफुल होता। डॉकिंस भी नेचर से इतना इम्प्रेस्ड होते हैं कि लोग उन्हें रिलीजियस बोल देते हैं, पर वो कहते हैं कि ये रिलीजन नहीं है। फिजिसिस्ट स्टीवन वेनबर्ग कहते हैं कि कुछ लोग गॉड का मतलब इतना बड़ा बना देते हैं कि वो उससे हर जगह दिख जाता है, जैसे गॉड इज एनर्जी बोलना। ऐसे में गॉड वर्ड की मीनिंग खत्म हो जाती है। अगर गॉड का मतलब एक सुपर नेचुरल क्रिएटर है जिसे वर्शिप किया जाए तो डॉकिंस उस गॉड को रिजेक्ट करते हैं। लोग आइंस्टीन के गॉड शब्द का गलत मतलब निकाल लेते हैं। आइंस्टीन जब गॉड बोलते थे तो उनका मतलब होता था यूनिवर्स का स्ट्रक्चर, ना कि कोई पर्सनल गॉड। वो एक डीपली रिलीजियस नॉन बिलीवर थे। उनके लिए रिलीजन का मतलब था नेचर के ऑर्डर को समझना और रिस्पेक्ट करना, ना कि वर्शिप करना। आइंस्टीन साफ साफ बोलते थे कि वो पर्सनल गॉड में बिलीव नहीं करते। उनका एडमायरेशन साइंस के लिए था, नॉट रिलीजन के लिए। पर फिर भी रिलीजियस लोग उन्हें गलत कोट करके अपना सपोर्टर दिखाते हैं। कुछ रिलीजियस लोगों ने आइंस्टीन को क्रिटिसाइज किया, उनका फेथ हर्ट हुआ। उन्होंने कहा कि आइंस्टीन जैसे लोग ही लोगों का बिलीफ तोड़ते हैं। एक लेटर में तो उन्हें बोला गया कि जर्मनी वापस जाओ। ये दिखाता है कि कैसे रिलीजन वाले लोग ट्रुथ से अनकंफर्टेबल होते हैं। तो सवाल है, क्या आइंस्टीन थीस्ट थे? नहीं, शायद डेइस्ट थे या पैंथीस्ट, जैसे स्पिनोजा के फैन। वो मानते थे कि यूनिवर्स में एक ऑर्डर है, पर वो गॉड जिसे लोग प्रेयर्स भेजते हैं, ऐसे गॉड में वो बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। थीस्ट का गॉड होता है जो दुनिया बनाता है और हर चीज में इंटरवीन करता है, पनिश करता है, प्रेयर सुनता है, मिरेकल्स करता है। डेइस्ट का गॉड सिर्फ दुनिया बनाता है और फिर कुछ नहीं करता। पैंथिस्ट गॉड को मेटाफर की तरह यूज करते हैं नेचर के लिए। तो डॉकिंस कहते हैं पैंथिज्म मतलब एथिस्ट होना विथ फैंसी वर्ड्स और डेइज्म मतलब थीज्म को डाइल्यूट करना। आइंस्टीन के फेमस कोट्स जैसे गॉड डज नॉट प्ले डाइस या डिड गॉड हैव अ चॉइस, ये सब गॉड को मेटाफर की तरह यूज करते हैं, लिटरल नहीं। उनका मतलब रैंडमनेस या यूनिवर्स के लॉस से था, ना कि किसी रियल गॉड से। फिजिक्स वाले साइंटिस्ट जैसे आइंस्टीन, हॉकिंग या पॉल डेविस कभी कभी गॉड बोलते हैं, पर वो पोएटिक या मेटाफोरिकल सेंस में होता है, कोई सुपरनेचुरल गॉड नहीं है। डॉकिंस कहते हैं कि ये कंफ्यूजन डेंजरस है। पब्लिक को लगता है ये साइंटिस्ट्स गॉड में बिलीव करते हैं, जबकि वो नहीं करते। आइंस्टीन खुद बोलते थे, मैं रिलीजियस हूं पर सुपर नेचुरल गॉड में नहीं मानता। वो यूनिवर्स की ब्यूटी को एडमायर करते थे, पर प्रेयर, मिरेकल्स या पर्सनल गॉड के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करते थे। सेगन भी यही कहते थे कि अगर गॉड सिर्फ नेचर के लॉज हैं तो उसे प्रे करने का क्या सेंस। डॉकिंस कहते हैं कि फिजिसिस्ट को गॉड वर्ड अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये कॉमन पब्लिक को कंफ्यूज करता है। आइंस्टीन जैसा मेटाफोरिकल गॉड बाइबल के पर्सनल गॉड से टोटली अलग है। डॉकिंस क्लियर करते हैं कि द गॉड डिल्यूजन टाइटल आइंस्टीन वाले गॉड के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि सुपर नेचुरल गॉड्स के अगेंस्ट है, जैसे ओल्ड टेस्टामेंट वाला यावे। अब डॉकिंस एक इंपॉर्टेंट बात उठाते हैं, सोसाइटी में रिलीजन को बाकी आइडियाज से ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। अगर कोई पॉलिटिकल या इकोनॉमिक ओपिनियन रखे तो डिबेट होती है, पर रिलीजन के केस में बोला जाता है बस ये सेक्रेड है, कुछ मत कहिए इसके खिलाफ। डगलस एडम्स कहते हैं कि रिलीजन में कुछ आइडियाज होते हैं जिनके अगेंस्ट कुछ बोलना अलाउड ही नहीं है। क्यों नहीं है? वॉर के टाइम में अगर आप रिलीजियस पेसिफिस्ट हो तो एग्जाम्पशन मिल जाती है, पर अगर आप सेकुलर हो, चाहे कितना भी स्ट्रांग मोरल लॉजिक हो, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। लोग रिलीजियस हेट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। एक 12 साल का लड़का टी शर्ट पे लिख के गया स्कूल में, होमोसेक्सुअलिटी इज सिन, इस्लाम इज लाई। स्कूल ने मना किया, पर उसके पेरेंट्स ने कोर्ट में केस जीत लिया रिलीजियस फ्रीडम के नाम पे। अगर वही बात फ्री स्पीच के नाम पे होती तो हार जाते। क्रिश्चियन लॉयर्स बोलते हैं कि होमोफोबिया भी एक रिलीजियस राइट है। फ्री स्पीच नहीं, रिलीजियस फ्रीडम यूज करके लोग हेट स्पीच जस्टिफाई करते हैं। फिर डॉकिंस एक बड़ा एग्जाम्पल देते हैं डेनिश कार्टून्स वाली कंट्रोवर्सी की। डेनमार्क के एक न्यूज़पेपर ने प्रॉफेट मोहम्मद के कार्टून्स छाप दिए। कुछ इमाम्स ने इसको पूरा इस्लामिक वर्ल्ड में फैलाया। उसमें झूठी इमेजेस भी जोड़ी गई। रिजल्ट ये था कि दंगे, आग और लोग मारे गए, एम्बसीज जलाई गई। ब्रिटेन में लोगों ने बैनर्स उठाए,
behead those who insult Islam। एक इमाम ने तो $1 मिलियन का बाउंटी भी लगाया कार्टूनिस्ट के सर पर, जबकि वो जानता भी नहीं था कि कार्टूनिस्ट एक नहीं 12 अलग अलग थे, और जो सबसे ऑफेंसिव इमेजेस थे वो डेनमार्क के नहीं थे। ब्रिटेन के एक मुस्लिम लीडर सेक्रेनी ने कहा कि प्रॉफिट की इंसल्ट मुस्लिमों के लिए उनके पेरेंट्स से भी बड़ी बात है। डॉकिंस कहते हैं अगर किसी का रिलीजियस बिलीफ उनके लिए पर्सनल है तो ठीक है, पर दूसरे लोग उसको सीरियस लें ये जरूरी नहीं है, और जब लोग सीरियस नहीं लेते तो वायलेंस होता है। डॉकिंस कहते हैं अगर प्रॉफिट इंसल्ट करने वाले लोग गलत हैं तो तुम्हारे गॉड उन्हें हेल भेज देंगे, फिर ये वायलेंस क्यों? डबल स्टैंडर्ड्स भी हाईलाइट किए गए। मुस्लिम्स अपने हर्ट फीलिंग्स के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, पर उनकी मीडिया ओपनली एंटी जीव कार्टून्स छापती हैं। पाकिस्तान में एक प्रोटेस्ट में तो एक लेडी ने बैनर उठाया, गॉड ब्लेस हिटलर। आखिर में डॉकिंस बोलते हैं कि मैं जानबूझ के रिलीजन को हर्ट नहीं करूंगा, पर मैं उसके साथ स्पेशल ग्लोव्स भी नहीं पहनूंगा। रिलीजन को उतना ही ट्रीट करना चाहिए जितना हम किसी भी बिलीफ को करते हैं। डॉकिंस कहते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट वाला गॉड फिक्शन का सबसे अनप्लीजेंट कैरेक्टर है, जेलस, क्रूएल, रेसिस्ट, किलर और सैडिस्ट। लोग बचपन से उसकी स्टोरी सुनकर इतने आदत में आ चुके हैं कि उसकी हार्शनेस नॉर्मल लगती है। वो कहते हैं मैं किसी एक गॉड को टारगेट नहीं कर रहा, न यावे, न जीसस, न अल्लाह, मैं गॉड हाइपोथेसिस को डिफाइन कर रहा हूँ। एक सुपर नेचुरल इंटेलिजेंट बीइंग जिसके पास पावर है यूनिवर्स को क्रिएट करने की, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। और डॉकिंस का कहना है कि ऐसी कोई इंटेलिजेंस अगर एग्जिस्ट करती भी हो तो वो इवॉल्व होती है, पहले से रेडीमेड नहीं होती, इसलिए गॉड एक डिल्यूजन है, एक भ्रम। रिलीजन इवॉल्व हुआ है, पहले ट्राइबल गॉड्स यानी एनिमिज्म, फिर बहुत सारे गॉड्स, पॉलीथीज्म, और फिर एक गॉड, मोनोथीज्म। लोग सोचते हैं मोनोथीज्म प्रोग्रेस है, पर इब्न वरख ने कहा कि अगर ऐसे चले तो मोनोथीज्म का नेक्स्ट स्टेप एथीज्म होना चाहिए। क्रिश्चियनिटी, जुदाइज्म, इस्लाम सब मोनोथीज्म के नाम पे छुपते हैं, पर इनमें भी पॉलीथीज्म जैसे फीचर्स हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी में ट्रिनिटी और कैथोलिसिज्म में सन्स और मैरी। पोप जॉन पॉल II ने एक बुलेट बचाने का क्रेडिट आवर लेडी ऑफ फातिमा को दिया, जैसे कि दूसरी आवर लेडीज बिजी थी। डॉकिंस कहते हैं कि थियोलॉजी में लोग ऐसे डिटेल्स कॉन्फिडेंटली बताते हैं जिनके पास जीरो एविडेंस होता है। ट्रिनिटी जैसी आइडियाज कंफ्यूजिंग हैं, फिर भी लोग उन पे सेंचुरी से फाइट करते आए हैं। कैथोलिक चर्च ने थाउजेंड्स ऑफ सन्स और एंजल्स का सिस्टम बना रखा है, हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम के लिए अलग संत, और सब कुछ रैंडमली इन्वेंट किया गया लगता है। डॉकिंस कहते हैं कि सब गॉड्स, चाहे एक हो या 100, सबको गॉड कहेंगे यहाँ, चाहे मेल हो, फीमेल हो, या दोनों का फिक्शन। थियोलॉजी और फेमिनिज्म का मिक्स एब्सर्ड लगता है, क्योंकि नॉन एग्जिस्टेंट चीज का जेंडर क्या ही मैटर करता है। रिलीजन के ऊपर एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने फैसिनेटिंग बुक्स लिखी हैं, सुपरस्टिशंस और रिचुअल्स दिखाते हैं, पर डॉकिंस का फोकस सुपरनेचुरल बिलीफ पर है, स्पेशली वो जो लोगों के सोसाइटी में रियल इफेक्ट डालते हैं। इसलिए वो जुदाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम पर कंसंट्रेट करते हैं। लोग कहते हैं कि जो गॉड डॉकिंस नहीं मानते उसमें तो हम भी बिलीव नहीं करते, जैसे बूढ़े आदमी विथ लॉन्ग बियर्ड इन स्काई। डॉकिंस कहते हैं बात सिर्फ सिली कार्टून गॉड की नहीं है, असली गॉड आइडिया भी उतना ही सिली है। वो कहते हैं कि जुदाइज्म एक ट्राइबल रिलीजन था जिसका गॉड ऑब्सेस्ड था सेक्सुअल रूल्स, फ्लैश बर्निंग और अपनी ट्राइब की सुपीरियरिटी से। क्रिश्चियनिटी ने इस ट्राइबलिज्म को सॉफन करके दूसरे कल्चर्स में स्प्रेड किया, और इस्लाम ने वापस स्ट्रिक्ट मोनोथीज्म अडॉप्ट किया और मिलिट्री पावर से फेथ स्प्रेड किया। क्रिश्चियनिटी भी स्वॉर्ड से स्प्रेड हुआ, क्रूसेड्स, कॉलोनाइजेशन, मिशनरीज सब इसमें शामिल थे। डॉकिंस कहते हैं कि इन तीनों, जुदाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम में फर्क कम है, सबको एक ही फैमिली मान के ट्रीट करेंगे। वो डिफ्रेंशिएट करते हैं डेस्ट गॉड और थीस्ट गॉड में। डेस्ट गॉड यानी यूनिवर्स क्रिएट करता है और फिर वैनिश हो जाता है, नो मिरेकल्स, नो प्रेयर्स। थीस्ट गॉड हर चीज में घुसता है, सिंस, प्रेयर्स, मिरेकल्स, इमोशंस। डॉकिंस सिर्फ अब्राहमिक गॉड या एक वर्जन के अगेंस्ट नहीं है, वो अगेंस्ट हैं सभी सुपर नेचुरल बिलीव्स के, चाहे वो कभी भी कहीं भी इन्वेंट हुई हों।
डॉकिंस कहते हैं कि कई लोग सोचते हैं कि अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स डेस्ट थे, पर वो क्लियरली सेकुलरिस्ट थे। रिलीजन को पॉलिटिक्स से दूर रखना उनका स्ट्रांग स्टैंड था। सेनेटर बैरी गोल्डवाटर ने कहा था कि रिलीजियस ग्रुप्स अपना ओपिनियन थोपते हैं, वोट और पैसा से धमकाते हैं। उन्होंने वार्निंग दी, मैं हर जगह इनका अपोज करूंगा अगर ये अपना मोरल डिक्टेट सब पे फोर्स करेंगे। एक पुरानी ट्रीटी 1797 में लिखी गई थी। यूएस गवर्नमेंट किसी भी सेंस में क्रिश्चियन नहीं है। आज की वॉशिंगटन में अगर ये लाइन बोली जाए तो हंगामा हो जाए, पर तब किसी ने अपोज नहीं किया था। अमेरिका लीगल सेकुलर है, पर आयरनिकली आज अमेरिका सबसे रिलीजियस कंट्री बन गया है। वहीं इंग्लैंड जहां ऑफिशियल चर्च है, वहां लोग रिलीजन को चिल लाइफ का पार्ट मानते हैं, नॉट सीरियस बिलीफ। कई लोग सोचते हैं इमिग्रेंट्स ने चर्च को एक फैमिली सब्स्टिट्यूट बनाया, या शायद रिलीजन का कंपटीशन मार्केट जैसा बन गया। जैसे साबुन बेचना वैसे गॉड बेचना। इंग्लैंड में एक विकर ने लिखा कि पहले के चर्च लोग सिर्फ चाय पीने वाले जेंटल थे, अब रिलीजन फिर से सीरियस बन रहा है और ये डेंजरस है। डॉकिंस कहते हैं अगर फाउंडिंग फादर्स आज के रिलीजियस अमेरिका को देखते तो शॉक्ड होते। वो 10 कमांडमेंट्स को पब्लिक जगह में दिखाने के अगेंस्ट होते। कई कोट्स दिखाते हैं कि जेफरसन, एडम्स, फ्रैंकलिन, मेडिसन सब या तो एथिस्ट या डीस्ट थे, या कम से कम स्ट्रांग सेकुलरिस्ट। जेफरसन ने कहा, गॉड, एंजल्स और सोल सब नथिंग है जब तक उनका कोई एविडेंस नहीं। उनके नेफ्यू ने कहा, गॉड को भी क्वेश्चन करिए, अगर गॉड है तो वो रीजन को फियर से ज्यादा पसंद करेगा। एडम्स ने लिखा कि क्रिश्चियनिटी ने इतनी फेक स्टोरीज बनाई हैं कि ये सबसे ब्लडी रिलीजन बन गया है। जॉर्ज बुश सीनियर ने कहा था, एथिस्ट को सिटीजन्स या पैट्रियट्स नहीं माना जा सकता। अगर ये लाइन किसी माइनॉरिटी के लिए बोली जाती तो आउटरीच होता, पर एथिस्ट के केस में सब इग्नोर कर देते हैं। ऑथर नटली एंगियर ने लिखा कि एथिस्ट अमेरिका में अकेला फील करते हैं, जबकि रियलिटी में वो ज्यादा है। प्रॉब्लम यह है कि वो ऑर्गेनाइज नहीं है। डेविड मिल्स का एग्जाम्पल शॉकिंग है। एक फादर हीलर लोगों को इंसुलिन और कीमो छोड़ने को बोला था। मिल्स ने प्रोटेस्ट प्लान किया, पर जब पुलिस से हेल्प मांगी तो पुलिस ने ही उसको धमकाया। एक ऑफिसर बोला, मैं तुझ पे थूकने आया हूं। दूसरे ने कहा, तू गॉड के काम में इंटरफियर कर रहा है। एक सर्जन ने कहा कि टू हेल विथ यू एथिस्ट। मार्गरेट डॉनी ने प्रूफ के साथ रिकॉर्ड रखा है। एथिस्ट को जॉब लॉस, फैमिली रिजेक्शन और इवन मर्डर फेस करना पड़ता है। कांग्रेस में 535 मेंबर्स हैं। स्टैटिस्टिकली कुछ तो एथिस्ट जरूर होंगे, पर वो चुप रहते हैं या झूठ बोलते हैं, क्योंकि अदरवाइज इलेक्ट नहीं हो पाएंगे। डॉकिंस कहते हैं फाउंडिंग फादर्स अगर आज जिंदा होते तो वो गांधी और नेहरू जैसे इंडियन सेकुलरिस्ट के साथ होते, नॉट मॉडर्न थियोक्रेट्स के। नेहरू ने रिलीजन को ब्लाइंड बिलीफ, डॉगमा, एक्सप्लॉयटेशन कहा था। उन्होंने कहा, इंडिया जैसा देश सिर्फ सेकुलरिज्म पे ही यूनाइट हो सकता है। फिर डॉकिंस कहते हैं कि बाइबल का मॉन्स्टर गॉड से डीस्ट गॉड बेटर है, पर वो भी एग्जिस्ट करता हो ऐसा दिख नहीं रहा। गॉड हाइपोथेसिस अननेसेसरी भी है और अनलाइकली भी। डॉकिंस 2 टाइप के एग्नोस्टिसिज्म पे बात करते हैं, टीएपी यानी टेम्पोरेरी एग्नोस्टिसिज्म इन प्रैक्टिस। जब एविडेंस नहीं है तो वेट करिए, जैसे लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स हो सकती है, हो भी नहीं सकती। फिर पीएपी, परमानेंट एग्नोस्टिसिज्म इन प्रिंसिपल। कुछ क्वेश्चंस जैसे क्या तुम्हारा रेड मेरा रेड जैसे है, इसका जवाब कभी मिल ही नहीं सकता। गॉड के केस में डॉकिंस कहते हैं ये टीएपी टाइप क्वेश्चन है, एक दिन साइंस आंसर दे सकती है, इसलिए गॉड के होने की प्रोबेबिलिटी हम लॉजिकली डिस्कस कर सकते हैं। वो एक एग्जांपल देते हैं। फिलोसोफर अगस्ते कॉम्टे ने कहा था कि हम कभी भी स्टार्स का केमिकल कंपोजिशन नहीं जान पाएंगे, पर उनके लिखने से पहले ही फ्रॉनहोफर ने स्पेक्ट्रोस्कोप से सन का एनालिसिस शुरू कर दिया था। तो डॉकिंस कहते हैं कि साइंस ने पहले भी कभी नहीं होगा टाइप सोच को गलत साबित किया है। टीएच हक्सली ने एग्नोस्टिक शब्द कॉइन किया जब एक रिलीजियस प्रीचर ने उन्हें इनफिडल बोला। उन्होंने कहा, मैं जीसस में बिलीव नहीं करता तो मैं कावर्ड नहीं, रीजन फॉलोइंग इंसान हूं। हक्सली को जब एक रिलीजियस स्कॉलर ने क्रिटिसाइज किया तो उन्होंने पोलाइटली लेकिन स्ट्रांगली जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं श्योर हूं कि मुझे लाइफ का सोल्यूशन नहीं मिला और मुझे लगता है ये अनसॉल्वेबल है।
इसलिए उन्होंने खुद को कहा एग्नोस्टिक, जिसका मतलब है न ज्ञान वाला। हक्सली ने एक्सप्लेन किया, एग्नोस्टिसिज्म कोई बिलीफ या क्रीड नहीं है, एक मेथड है। पॉजिटिव रूल ये है कि सिर्फ रीजन फॉलो करिए बिना किसी और फैक्टर के, और नेगेटिव रूल है कि जो प्रूव नहीं हुआ उसे सच मानने का दिखावा मत करिए। डॉकिंस कहते हैं हक्सली ने प्रोबेबिलिटी का एंगल मिस किया। सिर्फ ये कहना कि प्रूव नहीं हुआ मतलब ये नहीं कि दोनों साइड्स गॉड हैं या नहीं इक्वल है। गॉड का होना एक साइंटिफिक हाइपोथेसिस है जिसका आंसर थ्योरेटिकली मिल सकता है। डॉकिंस ने 7 लेवल स्पेक्ट्रम बनाया जहां लोग गॉड के बिलीफ में कहां खड़े हैं उसका आइडिया मिलता है। स्ट्रॉन्ग बिलीवर यानी 100%, मैं जानता हूं गॉड है। दूसरा ऑलमोस्ट श्योर, मैं यकीन करता हूं पर 100% नहीं। तीसरा लर्निंग बिलीवर, शायद गॉड है। परफेक्ट 50-50 एग्नोस्टिक, दोनों साइड्स इक्वल लगती हैं। लीनिंग एथिस्ट, शायद गॉड नहीं है। फिर ऑलमोस्ट श्योर एथिस्ट, मुझे लगता है गॉड नहीं है और मैं वैसे ही जीता हूं। स्ट्रॉन्ग एथिस्ट, मैं श्योर हूं गॉड नहीं है। डॉकिंस खुद 6 पे हैं, लीन करते हैं 7 की तरफ, जैसे फेरी या टूथ फेरी पे डाउट करते हैं। वो कहते हैं PAP यानी परमानेंट एग्नोस्टिसिज्म वाले लोग गलती से गॉड के होने और न होने को 50-50 मान लेते हैं। पर अगर कोई क्वेश्चन कभी भी आंसर नहीं हो सकता तो उसकी प्रोबेबिलिटी फिक्स करना भी बेकार है। जैसे मेरा रेड तुम्हारे ग्रीन जैसा है क्या, इसका कोई मतलब ही नहीं। रसल का सेलेस्टियल टीपॉट आइडिया कहता है कि अगर मैं कहूं कि अर्थ और मार्स के बीच एक छोटी चाइना टीपॉट घूम रही है तो आप उसे डिसअप्रूव नहीं कर सकते। पर इसका मतलब ये नहीं कि उसका होना 50% हो गया। बर्डन ऑफ प्रूफ बिलीवर पे होता है, ना कि नॉन बिलीवर पे। लोगों ने इसी लॉजिक से बनाए टूथ फेरी एग्नोस्टिसिज्म, इनविजिबल यूनिकॉर्न्स, फ्लाइंग स्पगेटी मॉन्स्टर, सबका मैसेज सेम है। अनडिस्प्रूवेबल होने का मतलब बिलीवेबल होना नहीं होता। डॉकिंस कहते हैं कि मैं भी एथिस्ट हूं, जैसे हम हैं ज़्यूस, अपोलो, थॉर के केस में। डॉकिंस कहते हैं कि डिफरेंस सिर्फ ये है कि याहवे या अब्राहमिक गॉड को लोग सीरियसली लेते हैं, इसलिए उनके बारे में डिस्कस करना पड़ता है, पर लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सब टी पॉट्स जैसे ही हैं। गॉड के केस में प्रॉब्लम ये नहीं कि उसे प्रूव या डिसअप्रूव नहीं किया जा सकता, प्रॉब्लम ये है कि उसका होना हाईली इम्प्रोबेबल है। गोल्ड और कुछ थियोलॉजिस्ट जैसे एलिस्टर मैकग्राथ कहते हैं कि साइंस गॉड के टॉपिक पे कमेंट नहीं कर सकता। डॉकिंस पूछते हैं क्यों नहीं, अगर गॉड है तो यूनिवर्स अलग होगा, तो ये साइंटिफिक क्वेश्चन हुआ ना। गोल्ड का नोमा कॉन्सेप्ट कहता है कि साइंस फैक्ट और थियरी हैंडल करता है, रिलीजन मीनिंग और मोरल्स दोनों का एरिया अलग है, ओवरलैप नहीं होता। डॉकिंस ने इस आइडिया को डायरेक्टली चैलेंज किया। रिलीजन किस बेसिस पे अल्टीमेट मीनिंग के क्वेश्चंस हैंडल करें? अगर साइंस आंसर नहीं दे सकता तो इसका मतलब ये नहीं कि रिलीजन दे सकता है। कुछ वाई क्वेश्चंस जैसे यूनिकॉर्न हॉलो क्यों है या होप का स्मेल क्या है, बस नॉनसेंस है। और अगर क्वेश्चन रियल भी हो तो साइंस के पास बेटर टूल्स हैं उसे सॉल्व करने के, थियोलॉजियंस के पास नहीं है। अगर कुछ क्वेश्चंस साइंस से कभी सॉल्व ना हो पाए तो इसका मतलब ये नहीं कि रिलीजन उनका आंसर दे सकता है। डॉकिंस कहते हैं कि साइंस अगर कुछ नहीं कह सकता तो रिलीजन को भी कुछ कहने का हक नहीं। थियोलॉजियंस बस इसलिए अलाउड हैं डीप टॉपिक्स पे बोलने के लिए क्योंकि किसी ने उनसे माइक नहीं छीना। मोरालिटी के ऊपर भी साइंस को थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड माना जाता है, पर रिलीजन को भी ये लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए कि वो हमें बताए क्या सही है क्या गलत। क्या किसी एक रिलीजन की मोरालिटी फॉलो करें? कौन डिसाइड करेगा कौन सी करेक्ट है? बाइबल के कुछ रूल्स तो आज के टाइम में अनएक्सेप्टेबल हैं, जैसे एडल्ट्री या सबैथ में लकड़ी छूने पे डेथ पेनल्टी। अगर हम कुछ रूल्स रिजेक्ट करते हैं तो किस बेस पे करते हैं? अगर कोई इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया है तो रिलीजन का शॉर्टकट क्यों लें? डॉकिंस कहते हैं गॉड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने गलती से रिलीजन को ये फ्रीडम दे दी कि गॉड के एग्जिस्टेंस पे साइंस कुछ नहीं कह सकता। पर गॉड एक साइंटिफिक हाइपोथेसिस है। अगर यूनिवर्स में कोई इंटेलिजेंट डिजाइनर है जो मिरेकल्स करता है, लॉज ब्रेक करता है, तो वो टेस्टेबल आइडिया है। जैसे अगर जीसस का डीएनए मिला और उसमें कोई फादर का ट्रेस ना हो तो क्या रिलीजियस लोग कहेंगे साइंस इज नॉट रेलेवेंट? बिल्कुल नहीं। तब तो सब रिलीजन वाले चिल्लाएंगे प्रूफ मिल गया।
तो जब एविडेंस मिले तो साइंस का यूज करते हैं और जब न मिले तो सेपरेट मजिस्टेरिया। ये हिपोक्रेसी है। मिरेकल्स रिलीजन का स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, पर मिरेकल्स ही साइंस के अगेंस्ट जाते हैं। कैथोलिक चर्च भी मिरेकल्स को सीरियस लेती है। सेंटहुड मिलने के लिए प्रूफ चाहिए कि किसी ने मिरेकल किया। बेल्जियम के किंग के केस में चर्च लिटरली चेक कर रही थी कि किसी ने उनके नाम पे प्रेयर किया और मिरेकल हुआ या नहीं। सोफिस्टिकेटेड थियोलॉजियंस शायद एम्ब्रेस हो जाएं, पर फिर भी वो चर्च में ही रहते हैं। गोल्ड बोल सकते हैं, जिस मोमेंट रिलीजन मिरेकल क्लेम करे उस मोमेंट नोमा यानी सेपरेट डोमेन टूट जाता है। पर सच तो यह है कि नॉर्मल रिलीजियस लोग गॉड से प्रेयर, मिरेकल्स और हेल्प एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसा गॉड जिसका कोई इंटरवेंशन नहीं, कोई मिरेकल नहीं, वो किस काम का। एम्ब्रोस बियर्से ने डिफाइन किया प्रेयर एज टू आस्क दैट द लॉज ऑफ द यूनिवर्स बी एनल्ड इन बिहाफ ऑफ अ सिंगल पिटिशनर कॉन्फेसेडली अनवर्दी। मतलब एक आदमी के लिए यूनिवर्स के रूल्स बदलने की रिक्वेस्ट। लोग जेन्युइनली सोचते हैं कि गॉड ने उनको मैच जितवाया या उनके लिए पार्किंग स्पॉट छोड़ी। ऐसे बिलीफ के सामने नो मिरेकल वाला गॉड फेल है। अब मान लीजिए कि हम गॉड को मिनिमम वर्जन में रिडिफाइन कर लें। नो मिरेकल्स, नो प्रेयर्स का आंसर, बस यूनिवर्स के शुरू होने में एक पुश दिया। इवन तब भी ये एक साइंटिफिक हाइपोथेसिस है। एक यूनिवर्स जिसमें सब कुछ ग्रेजुअल इवोल्यूशन से हुआ और एक जिसमें एक इंटेलिजेंट एजेंट ने डिजाइन किया, दोनों फंडामेंटली डिफरेंट हैं। इवोल्यूशन एक्सप्लेन करता है कैसे कॉम्प्लेक्स चीजें स्लोली बनी बिना किसी डिवाइन इंटरवेंशन के। और डॉकिंस कहते हैं, जैसे हम आगे देखेंगे, कि ये लॉजिक गॉड हाइपोथेसिस के लिए ऑलमोस्ट फेटल है। डार्विन के कजिन फ्रांसिस गेल्टन ने पहले एक्सपेरिमेंट किया। रॉयल फैमिली के लिए हर संडे प्रेयर होती है, तो क्या वो एवरेज लोगों से ज्यादा हेल्दी होते हैं? आंसर है कोई डिफरेंस नहीं है। रिसेंट बिग एक्सपेरिमेंट हुआ, फंडेड बाय टेम्पल्टन फाउंडेशन। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन ने लीड किया। 1802 हार्ट पेशेंट्स थे। 3 ग्रुप बनाए गए। पहले प्रेड फॉर बट डिडेंट नो, दूसरा नॉट प्रेड फॉर डिडेंट नो, तीसरा प्रेड फॉर एंड दे न्यू इट। सब प्रॉपरली डबल ब्लाइंड। प्रेयर स्टैंडर्डाइज थी। सक्सेसफुल सर्जरी, क्विक रिकवरी, नो कॉम्प्लिकेशंस। रिजल्ट ये था कि प्रेड वर्सेस नॉन प्रेड में कोई डिफरेंस नहीं है। जो लोग जानते थे कि उनके लिए प्रेयर हो रही है, उनमें कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा निकली। शायद एंग्जाइटी हो गया, क्या मैं इतना बीमार हूं कि लोग प्रेयर कर रहे हैं, ऐसा। सम थियोलॉजियंस ने कहा कि गॉड सिर्फ उन प्रेयर्स का आंसर देता है जो जेन्युइन हो, रैंडम एक्सपेरिमेंट वाली नहीं। रिचर्ड स्विनबर्न ने कहा कि गॉड हमें इलनेस देता है ताकि हम पेशेंस दिखाएं, दूसरे लोग हेल्प करके सिंपैथी दिखाएं। इलनेस लोगों को बेटर ह्यूमन बनाने का मौका देती है। यह लॉजिक एक्सट्रीम ट्विस्टेड था। डॉकिंस याद करते हैं जब एक शो पे पीटर एटकिंस ने स्विनबर्न को सुना और कहा, मे यू रॉट इन हेल। स्विनबर्न और थियोलॉजियंस बोलते हैं कि अगर प्रेयर से रिजल्ट आता तो प्रूफ हो जाता, पर अगर प्रूफ ज्यादा होता तो फेथ की वैल्यू गिर जाती। मतलब ज्यादा एविडेंस मिलता तो प्रॉब्लम हो जाती। स्टडी फेल हुई तो लोग कह रहे हैं प्रेयर पे हमारा फेथ बेस्ड है, प्रूफ चाहिए ही नहीं। लेकिन फिर डॉकिंस कहते हैं कि अगर स्टडी सक्सेसफुल होती तो रिलीजन वाले सबसे पहले ट्रम्पेट बजाते, पर फेल होने पर कहते हैं साइंस का रिलीजन से क्या लेना देना। अमेरिका में साइंस स्पेशली इवोल्यूशन पे अटैक हो रहा है, मोस्टली क्रिएशनिस्ट से, जो पावरफुल, ऑर्गेनाइज्ड और वेल फंडेड हैं। तो कुछ साइंटिस्ट ने नोमा, नॉन ओवरलैपिंग मजिस्टेरिया का आइडिया सपोर्ट करना स्टार्ट किया, जिसमें कहा गया कि साइंस और रिलीजन अलग डोमेन्स हैं, एक दूसरे को थ्रेटन नहीं करते। यूजेनी स्कॉट और उनकी NCSC, नेशनल सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन जैसे लोग रिलीजियस लोगों को अपनी साइड लाने के लिए नोमा को प्रमोट करते हैं, ताकि मॉडरेट रिलीजियस लोग इवोल्यूशन के साथ कंफर्टेबल हो जाएं और क्रिएशनिज्म को रिजेक्ट करें। फिलोसोफर मिकेल रूस भी इसी अपीजमेंट कैंप का हिस्सा है। वो एथिस्टिक होने के बावजूद कहते हैं कि साइंस वाले अननेसेसरी सिंपैथेटिक क्रिश्चियंस को इंसल्ट करते हैं। अगर पोप ने डार्विनिज्म को सपोर्ट किया तो डॉकिंस ने उससे हिपोक्रेट बोल दिया। रूस ने कहा कि चर्चिल और रूजवेल्ट ने भी हिटलर से लड़ने के लिए स्टेलिन से हाथ मिलाया था। वैसे ही इवोल्यूशनिस्ट को भी सबको साथ लेना चाहिए अगेंस्ट क्रिएशनिज्म। पर जेरी कोएन, ये शिकागो जेनेटिसिस्ट हैं, ये एग्री नहीं करते। उनका कहना है कि
ये बैटल सिर्फ इवोल्यूशन वर्सेस क्रिएशनिज्म नहीं है, रियल वॉर है, रैशनलिज्म वर्सेस सुपरस्टिशन। रिलीजन है बिगेस्ट फॉर्म ऑफ सुपरस्टिशन। डॉकिंस खुद बोलते हैं कि मैं और क्रिएशनिस्ट दोनों नोमा को रिजेक्ट करते हैं। क्रिएशनिस्ट तो साइंस के एरिया में घुस के फुल पावर से खेल रहे हैं और क्रिएशनिस्ट लॉयर एथिस्ट साइंटिस्ट को टारगेट करते हैं कोर्ट में। डॉकिंस को खुद पता है कि उनका नाम यूज होता है एथिज्म को डिमोनाइज करने के लिए। अगर उनसे कोर्ट में पूछा जाए क्या इवोल्यूशन ने आपको एथिस्ट बनाया, तो उनको यस बोलना पड़ेगा और उसी मोमेंट जूरी अगेंस्ट चली जाएगी। मेडलिने बंटिंग ने एक आर्टिकल लिखा, वाई द इंटेलिजेंट डिजाइन लॉबी थैंक्स गॉड फॉर रिचर्ड डॉकिंस। उसमें बेसिकली माइकल रूसे का पीओवी रिपीट किया गया। डैन डेनेट ने रिप्लाई दिया कि ब्रेर रैबिट का रेफरेंस यूज करके कि डेम्स्की जैसा क्रिएशनिस्ट डॉकिंस को प्रोवोक करता है, जैसे ब्रेर फॉक्स ने ब्रेर रैबिट को ब्रायर पैच में फेंका था जहां वो सेफ था। आप फिजियोलॉजी को भी छुपाना चाहेंगे क्योंकि वर्जिन बर्थ इम्पॉसिबल होती है। डॉकिंस कहते हैं कि मैं नहीं कह रहा कि ये अपीजमेंट वाले लोग डिसऑनेस्ट हैं, शायद वो जेन्युइनली नोमा मान लेते हैं, पर उनके दिमाग में कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। अमेरिका के करंट पॉलिटिकल और रिलीजियस कल्चर को समझे बिना किसी साइंटिस्ट का रिलीजन पे कमेंट समझना मुश्किल है। रसल का टीपॉट इन स्पेस एक फन एग्जाम्पल था, लेकिन अगर उन्होंने कहा होता लाइफ इन स्पेस तो टॉपिक फन ही नहीं होता। उस केस में एग्नोस्टिसिज्म वैलिड लगता है क्योंकि एविडेंस पॉसिबल है। जैसे सेटी, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम, लोग सिग्नल्स ढूंढते हैं एलियंस के फ्रॉम डीप स्पेस। ड्रेक इक्वेशन के थ्रू प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, जैसे नंबर ऑफ स्टार्स, अर्थ लाइक प्लैनेट्स, लाइफ डेवलप होने के चांस, इंटेलिजेंट लाइफ होने का चांस। सब अननोन वैल्यूज मल्टीप्लाई करती हैं, एरर मार्जिन बहुत ह्यूज होता है। फिर भी कुछ टर्म्स जैसे नंबर ऑफ एक्सोप्लैनेट्स आज मेजर्ड जा चुके हैं थैंक्स टू डॉपलर स्पेक्ट्रोस्कोप टेक्निक। अब तक 170 प्लस प्लैनेट्स मिल चुके हैं। अभी मोस्टली लार्ज जुपिटर से मिले हैं क्योंकि उनके सिग्नल्स डिटेक्ट करना आसान है। तो साइंस ग्रेजुअली इग्नोरेंस को रिड्यूस कर रहा है, एग्नोस्टिसिज्म को छिप छिप के काट रहा है। डॉकिंस कहते हैं वैसे ही गॉड के केस में भी साइंस कुछ कह सकता है, एटलीस्ट प्रोबेबिलिस्टिकली। अगर एक दिन रेडियो टेलीस्कोप सिग्नल रिसीव करता है एलियन सिविलाइजेशन से, तो वो सुपर ह्यूमन हो सकते हैं, एडवांस्ड इतने ज्यादा कि हमारे लिए ऑलमोस्ट गॉड लाइक लग सकते हैं। उनका टेक हमें मैजिक लगेगा, जैसे एक डार्क एज फार्मर को लैपटॉप या जंबो जेट। आर्थर सी क्लार्क का कोट है कि एनी सफिशिएंटली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम मैजिक। पर डॉकिंस कहते हैं एलियन सुपर ह्यूमंस गॉड नहीं होते क्योंकि ओरिजिन मैटर करता है। अगर वो इंटेलिजेंट बीइंग्स हैं तो वो किसी भी इवोल्यूशनरी प्रोसेस का प्रोडक्ट होंगे, वो मैजिकली अपीयर नहीं हो सकते। डार्विनियन टाइप क्रेन, ग्रेजुअल बिल्डअप और स्काई हुक नहीं, यानी सडन मैजिक ड्रॉप वाले। डेनियल डेनेट के टर्म्स में क्रेन यानी रियल एक्सप्लेनेशन लाइक नेचुरल सिलेक्शन और स्काई हुक यानी मैजिकल मिथ जैसे गॉड। नेचुरल सिलेक्शन ने सिंपल लाइफ से कॉम्प्लेक्स ब्यूटी क्रिएट की विदाउट गॉड। आगे डॉकिंस गॉड के एग्जिस्टेंस के आर्गुमेंट्स देते हैं। थॉमस एक्विनास के प्रूफ्स की बात से शुरुआत करते हैं। एक्विनास ने 13th सेंचुरी में 5 आर्गुमेंट्स दिए थे गॉड के एग्जिस्टेंस के लिए, पर ये प्रूफ्स एक्चुअल में कुछ प्रूव नहीं करते। पहले 3 तो ऑलमोस्ट सेम बात को रिपीट करते हैं। अनमूव्ड मूवर, यानी हर चीज को कोई मूव करता है। इन्फिनिट चेन को रोकने के लिए एक फर्स्ट मूवर होना चाहिए, जिसको एक्विनास ने गॉड बोला। अनकॉज्ड कॉज, हर चीज की कोई कॉज होती है, कोई कारण, पर अगर कॉज चेन इन्फिनिट हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए एक फर्स्ट कॉज चाहिए जिसको गॉड बोला गया। और तीसरा कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट कि कभी न कभी फिजिकल चीजें एग्जिस्ट नहीं करती थी, अब एग्जिस्ट करती हैं तो कोई नॉन फिजिकल चीज चाहिए थी उन्हें बनाने के लिए, जिसको गॉड बोला। प्रॉब्लम यह है कि हर बार रिग्रेस रोकने के लिए गॉड को लाया गया, पर क्यों मान लें कि गॉड खुद रिग्रेस से इम्यून है? अगर टर्मिनेट करना ही है तो बिग बैंग जैसी कोई साइंटिफिक चीज को भी टर्मिनेट पॉइंट बोला जा सकता है। एक और इशू कि गॉड को ओमनीसेंट और ओमनीपोटेंट दोनों नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर गॉड फ्यूचर जानता है तो वो अपनी फ्यूचर एक्शन को चेंज नहीं कर सकता।
इसका मतलब वो ऑल पावरफुल नहीं है। चौथा पॉइंट की आर्गुमेंट फ्रॉम डिग्री कि हर चीज के लेवल्स होते हैं, जैसे अच्छाई, तो मैक्सिमम अच्छाई एग्जिस्ट होनी चाहिए और उसको गॉड बोला जाता है। काउंटर ये है कि इस लॉजिक से हम बोल सकते हैं कि सबसे स्मेलिएस्ट चीज एग्जिस्ट करती होगी, उसे गॉड मान लो। थियोलॉजिकल आर्गुमेंट भी है डिजाइन वाला, वर्ल्ड डिजाइन लगती है तो डिजाइनर होना चाहिए यानी गॉड। काउंटर यह है कि डार्विन ने इस आर्गुमेंट को तोड़ दिया, नेचुरल सिलेक्शन ने डिजाइन का इल्यूजन क्रिएट किया बिना किसी गॉड के। फिर है ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट यानी प्योर लॉजिक से प्रूफ। संत अंसेल्म का आर्गुमेंट 1078 में आया था, ये बस इमेजिनेशन पे बेस्ड है। उन्होंने गॉड से प्रेयर में कहा कि मैं एक ऐसी बीइंग इमेजिन करता हूं जो सबसे परफेक्ट है। अगर वो सिर्फ माइंड में है तो वो रियल नहीं है, तो परफेक्ट भी नहीं हुई, तो उसको रियल भी होना पड़ेगा, वरना कंट्राडिक्शन हो जाता है, तो गॉड एग्जिस्ट करता है। अब अगर मान लीजिए इसको एक प्लेग्राउंड ट्रांसलेशन में देखें तो परफेक्ट चीज इमेजिन करिए। अब सोचिए कि क्या वो रियल है, अगर नहीं तो वो परफेक्ट नहीं हो सकती, तो वो रियल है, इसलिए गॉड एग्जिस्ट करता है। ना ऐसे नहीं हो सकता। बर्ट्रैंड रसेल एक टाइम पे कंफ्यूज हो गए थे इस आर्गुमेंट से, पर बाद में समझ गए कि यह सिर्फ एक वर्ड गेम है। कांट ने कहा कि एग्जिस्टेंस कोई क्वालिटी या परफेक्शन नहीं होती। एक हाउस बेटर हो सकता है अगर इंसुलेटेड हो, पर एग्जिस्ट करने से कोई चीज परफेक्ट नहीं हो जाती। डगलस गैस्किंग ने मजाक में एक रिवर्स वर्जन दिया, ग्रेटेस्ट क्रिएटर वो होगा जो एग्जिस्ट भी न करता हो, क्योंकि अगर तुम नॉन एग्जिस्टेंट होते हुए यूनिवर्स क्रिएट करो तो तुम और भी ज्यादा ग्रेट हो। तो गॉड अगर एग्जिस्ट करता है तो उससे भी बड़ा वर्जन होगा जो एग्जिस्ट नहीं करता, यानी गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। ऑफ कोर्स गैस्किंग ने मजाक किया था, पर यह भी दिखाते हैं कि अंसेल्म का लॉजिक सीरियस नहीं लिया जा सकता। कुछ लोग मैथ्स या साइंस यूज करके गॉड प्रूव करने की कोशिश करते हैं, बस कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। जैसे यूलर ने कहा इन द ब्रैकेट a प्लस बी एन ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई n इक्वल्स x, तो गॉड एग्जिस्ट करता है। बोल के दिखाओ कुछ। कैथरीन द ग्रेट के कोर्ट में डिडरोट को इस लाइन से चोक कर दिया गया। एक और फनी रेडियो मूवमेंट था कि इंटरव्यू ने कहा कि मास एनर्जी कंजर्व होती है तो इटर्नल लाइफ का प्रूफ है। साइंटिस्ट कहते हैं कि मैटर डिस्ट्रॉय नहीं होता, पर इसका यह मतलब नहीं कि तुम इमोर्टल हो गए। डॉकिंस कुछ सुपर फनी प्रूफ्स पे भी बात करते हैं गॉड की एग्जिस्टेंस के। प्लेन क्रैश हुआ, सब मर गए, एक बच्चा बच गया, तो गॉड एग्जिस्ट करता है। अगर चीजें अलग होती तो सब कुछ अलग होता, जो बुरा होता, इसलिए गॉड है। मैं बिलीव करता हूं, मैं करता हूं, तो गॉड एग्जिस्ट करते हैं। गॉड तुमसे प्यार करते हैं, तुम इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो न मान के, इसलिए गॉड एग्जिस्ट करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि बीथोवन का म्यूजिक या शेक्सपियर के प्लेज प्रूव करते हैं कि गॉड है, पर सच ये है कि ये सिर्फ बीथोवन और शेक्सपियर का टैलेंट प्रूव करते हैं, गॉड के नहीं। जैसे एक कंडक्टर ने कहा कि अगर तुम्हारे पास मोजार्ट है तो तुम्हें गॉड की जरूरत ही क्या है। जो आर्टिस्ट रिलीजन से इंस्पायर्ड लगते हैं, माइकल एंजेलो, रैफेल, उन्होंने मोस्टली चर्च के कमीशंस के लिए काम किया, चर्च के पास पैसे थे। अगर माइकल एंजेलो को साइंस म्यूजियम डेकोरेट करने को कहा जाता तो शायद वो भी उतना ही इंस्पायरिंग होता। सैड रियलिटी ये है कि हम कभी नहीं सुन पाएंगे बीथोवन या मेसोजोइक सिम्फनी या हेडिन का इवोल्यूशन ओरेटोरियो, और अगर शेक्सपियर को चर्च से काम मिलता तो शायद हमने हैमलेट या मैकबेथ जैसे मास्टरपीसेस कभी देखे ही नहीं होते। कई लोग गॉड को इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ फील किया या आवाज सुनी। डॉकिंस के एक फ्रेंड को लगा उन्होंने डेविल की वॉइस सुनी टेंट में, पर ऑर्निथोलॉजिस्ट ने बताया कि वो एक बर्ड था, बैंक्स शेयरवाटर, जिसका नाम ही है डेविल बर्ड। लोग कहते हैं मैंने गॉड को देखा, आवाज सुनी या वर्जिन मेरी का विजन आया। ये एक्सपीरियंस उनके लिए रियल हो सकता है, पर बाकी सबके लिए नॉट कन्विंसिंग। जॉर्ज बुश ने बोला गॉड ने उन्हें इराक इन्वेड करने को बोला। यॉर्कशायर रिपर को भी जीसस ने बोला था कि वुमेन को मारो, पर उन्हें हम पागल कहते हैं। रिलीजन के केसेस में बस फर्क ये है कि ज्यादा लोग बिलीव करते हैं, इसलिए उन्हें नॉर्मल माना जाता है। सैम हैरिस ने कहा कि अगर एक आदमी कहे कि गॉड उसके थॉट सुनते हैं
तो वो रिलीजियस है, पर अगर कहे कि गॉड उसे टैप टैप मोर्स कोड में बात करते हैं तो वो मेंटली इल है। ब्रेन एक सिमुलेटर होता है, वो इल्यूजन्स क्रिएट करता है, फेसेस, साउंड्स, मूवमेंट्स, सब कुछ। डॉकिंस ने अपने एग्जाम्पल दिए। एक बार उन्होंने घोस्ट की आवाज सुनी, बाद में समझ में आया कि विंड थी की होल से। एक बार एक इविल फेस विंडो पे देखा, वो कर्टेंस का पैटर्न था। मास हेलुसिनेशंस जैसे फातिमा 1917, जहां 70,000 लोगों ने सन गिरता हुआ देखा, भी रियल नहीं लगते, क्योंकि बाकी दुनिया ने तो कुछ नहीं देखा। डेविड ह्यूम ने कहा कि किसी मिरेकल को मानने से पहले देखना चाहिए कि उस मिरेकल का न मानना और भी ज्यादा मिरेकल होगा क्या। कई लोग बाइबल या स्क्रिप्चर्स को प्रूफ मानते हैं। C.S. लेवाइस का फेमस आर्गुमेंट, जीसस या तो गॉड था या लायर या पागल, मैड, बैड और गॉड। डॉकिंस कहते हैं ये सिली है। एक और ऑप्शन भी हो सकता है कि वो ऑनेस्टली गलत थे। पर मेन पॉइंट है कि जीसस ने कब कहा कि वो डिवाइन है। हिस्टोरिकल प्रूफ बहुत कमजोर है। लोग स्क्रिप्चर्स को इसलिए मानते हैं क्योंकि वो लिखे गए हैं, पर किसने लिखा, कब लिखा, उनका एजेंडा क्या था? क्या वो सच में इम्पार्शियल ऑब्जर्वर्स थे? क्या उनकी लैंग्वेज और मीनिंग हम वैसे ही समझ रहे हैं जैसे वो समझाना चाहते थे? 19th सेंचुरी से स्कॉलर्स ये दिखा चुके हैं कि गॉस्पेल्स रिलायबल नहीं है। बाइबल के गॉस्पेल्स जीसस के मरने के बाद लिखे गए, और वो भी पॉल के लेटर्स के बाद, जिसमें जीसस की जिंदगी के बारे में कुछ खास मेंशन नहीं है। गॉस्पेल्स बार बार कॉपी पेस्ट हुए कई स्क्राइब्स के थ्रू, जिनके अपने रिलीजियस एजेंडास थे। बेथलेहम बर्थ स्टोरी एक ओल्ड टेस्टामेंट प्रोफेसी, इसको फुलफिल करने के लिए बनाई गई थी। मैथ्यू कहते हैं जीसस पहले से बेथलेहम में थे। ल्यूक कहते हैं कि वो नाजरेथ में थे, पर एक सेंसस के चक्कर में बेथलेहम गए। पर हिस्ट्री के हिसाब से ऐसा सेंसस कभी हुआ ही नहीं। ल्यूक का वर्जन हिस्टोरिकली गलत है। सेंसस AD 6 में हुआ था, जब हेरोड ऑलरेडी मर चुके थे। स्कॉलर्स लाइक एन विल्सन और रॉबिन लेन फॉक्स बोलते हैं कि ल्यूक की स्टोरी इंटरनली इनकोहेरेंट है। मैथ्यू वर्सेस ल्यूक दोनों के बर्थ स्टोरीज फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। क्रिसमस स्टोरी के पार्ट्स जैसे वर्जिन बर्थ, स्टार, किंग्स, रिजरेक्शन, ये सब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलीजन से बोरो किए गए थे। मैथ्यू का फोकस जीविश ऑडियंस था, डेविड की लीनिएज, बेथलेहम का बर्थ। ल्यूक का फोकस जेंटिल्स था, वर्जिन बर्थ, किंग्स, मिरेकल्स। बाइबल को लिटरल सच मानने वाले लोगों ने कभी ढंग से बाइबल पढ़ी भी नहीं है। जैसे मैथ्यू और लूक दोनों जीसस के फादर जोसेफ का लीनिएज देते हैं, पर एक में 28 जनरेशंस, दूसरे में 41, और नाम अलग अलग। और अगर जीसस वर्जिन बर्थ से हुए थे तो जोसेफ का लीनिएज कैसे मैटर करेगा? स्कॉलर बर्ट एरमन ने दिखाया कि न्यू टेस्टामेंट टेक्स्ट काफी अनरिलायबल और चेंजेबल है। उनका खुद का फेथ भी इसी रियलाइजेशन के बाद टूट गया। कई गॉस्पेल्स थॉमस, पीटर, मैरी, मैगडलीन कैनन में इंक्लूड नहीं किए गए, शायद इसीलिए क्योंकि वो और भी ज्यादा एब्सर्ड स्टोरी से भरे थे। जैसे जीसस बचपन में बच्चों को बकरी बना देते थे। इवन कैनोनिकल गॉस्पेल्स मोस्टली ओल्ड टेस्टामेंट को कॉपी करके लिखे गए, क्योंकि राइटर्स चाहते थे कि जीसस का लाइफ प्रोफेसी से मैच करे। कुछ स्कॉलर्स तो ये तक कहते हैं कि शायद जीसस कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, जैसे G.A. वेल्स। थॉमस जेफरसन ने कहा कि एक दिन लोग वर्जिन बर्थ को वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे आज हम ग्रीक माइथोलॉजी को ट्रीट करते हैं। द डा विंची कोड फिक्शन है, पर गॉस्पेल्स भी वही हैं, बस ये एंशिएंट फिक्शन है। लोग बोलते हैं कि अगर न्यूटन, गैलीलियो etc. रिलीजियस थे तो तुम कौन हो उनसे बेटर होने वाले। डार्विन के बारे में एक फेक स्टोरी फेमस है कि डेथ बेड पे उन्होंने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर ली। ये कंप्लीटली फॉल्स है। एक लेडी होप ने स्टोरी बनाई थी। 19th सेंचुरी तक रिलीजियस होना सोशल नॉर्म था। तब लोग पब्लिकली गॉड को मना करते थे, प्राइवेटली नहीं। कुछ फेमस साइंटिस्ट जैसे फेराडे एक सेक्ट के मेंबर थे जहां लोग फीट वॉश करते थे और लॉर्ड्स से डिसीजन लेते थे। लॉर्ड केल्विन मैक्सवेल क्रिश्चियन थे
बट केल्विन ने गलती से सोचा था कि अर्थ इतना पुराना नहीं हो सकता। बाद में जॉर्ज डार्विन ने उनका क्लेम रेडियम की डिस्कवरी के थ्रू रिफ्यूट कर दिया। आज के टाइम में कुछ मॉडर्न साइंटिस्ट जैसे पॉल किंगग्रोन, स्टैनार्ड रिलीजियस हैं, मोस्टली टेम्पल्टन प्राइज विनर्स, पर पियर्स उनकी बिलीव्स को बैफलिंग मानते हैं। फ्रांसिस कोलिंस भी एक रिलीजियस साइंटिस्ट हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इन्होंने काम किया है, पर रेयर एक्सेप्शन है। डॉकिंस ने जेम्स वॉटसन को इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा कि रिलीजियस साइंटिस्ट्स ऑलमोस्ट नन ट्रुथ को रेवलेशन से एक्सेप्ट करना वियर्ड लगता है। फ्रांसिस क्रिक ने अपनी कैम्ब्रिज फेलोशिप रिजाइन कर दी जब कॉलेज ने चैपल बनाया। वॉटसन ने कहा, हमें किसी पर्पस के लिए नहीं बनाया गया, बस इवोल्यूशन के प्रोडक्ट हैं, अब चलो लंच करते हैं। कुछ वेबसाइट्स रिलीजियस नोबेल प्राइज विनर्स ढूंढते हैं। एक लिस्ट में 6 लोग थे, पर 4 लोग नोबेल विनर्स नहीं थे। एक एथिस्ट था जो सिर्फ सोशल रीजन से चर्च जाता था। नेचर जर्नल के स्टडी के हिसाब से यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के सिर्फ 7% मेंबर्स गॉड में बिलीव करते हैं। पब्लिक में 90% लोग रिलीजियस हैं, मतलब टॉप साइंटिस्ट और पब्लिक के बिलीव्स कंप्लीटली अपोजिट हैं। ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी के स्टडी में सिर्फ 3.3% फेलोज स्ट्रांगली बिलीव करते हैं पर्सनल गॉड में। 78.8% स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं। बायोलॉजी के साइंटिस्ट्स और भी ज्यादा एथिस्ट निकले। कंक्लूजन ये निकला कि जितना ज्यादा नॉलेज उतनी कम बिलीफ। कई स्टडीज ने यह दिखाया है कि जितना ज्यादा एजुकेशन और इंटेलिजेंस उतनी कम रिलीजियोसिटी। मिकेल शर्मर और फ्रैंक सुलोवे के सर्वे में यह मिला कि एजुकेटेड लोग कम रिलीजियस होते हैं। साइंस में इंटरेस्ट कम रिलीजियोसिटी का सिग्नल है। पॉलिटिकल लिबरल्स भी कम रिलीजियस होते हैं। पेरेंट्स रिलीजियस हों तो बच्चे भी मोस्टली वैसे ही होते हैं। सिर्फ 1 in 12 ब्रिटिश बच्चे अपने पेरेंट्स के रिलीजन से अलग होते हैं। 2002 में पॉल बेल ने 43 स्टडीज का मेटा एनालिसिस किया। 39 स्टडीज में क्लियर था हायर IQ यानी लेस रिलीजियस बिलीफ। पास्कल ने कहा कि अगर तुम गॉड में बिलीव करते हो और वो एग्जिस्ट करता है यानी इटर्नल रिवॉर्ड है। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो कोई नुकसान नहीं। लेकिन अगर तुम बिलीव नहीं करते और गॉड एग्जिस्ट करता है यानी इटर्नल डैमनेशन, सो बेटर सेफ रहना बिलीव कर लीजिए। प्रॉब्लम यह है कि बिलीव कोई स्विच नहीं होता, विल से फोर्स नहीं किया जा सकता। आप चर्च जा सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, पर अगर अंदर से नहीं मानते तो क्या फायदा। अगर गॉड ओमनीसेंट है तो आपका फेक बिलीफ पकड़ लेगा, और क्या पता गॉड ट्रूथ सीकर्स को पसंद करे, बिलीवर्स को नहीं। बर्ट्रैंड रसल ने कहा था कि नॉट इनफ एविडेंस गॉड। और अगर गलती से तुम रॉन्ग गॉड को चूज कर लेते हो, जैसे बाल इंस्टेड ऑफ याहवे। पास्कल्स वेगर में प्रॉब्लम ये भी है कि कौन सा गॉड, कितने ऑप्शंस हैं। इस लॉजिक से तो बिलीव करना और रिस्की हो जाता है। एंटी पास्कल वेगर कहते हैं कि अगर गॉड नहीं है तो वर्शिपिंग में टाइम वेस्ट करना भी एक लॉस है। स्टेफन अनविन ने बेस थियरम यूज करके गॉड के एग्जिस्टेंस का प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश की। स्टार्ट किया 50-50 चांस से, गॉड एग्जिस्ट्स वर्सेस डजंट। फिर 6 फैक्टर्स लिए और हर एक को सब्जेक्टिव नंबर दिया। हमें गुडनेस का सेंस है, लोग बुरे काम करते हैं जैसे हिटलर, नेचर भी इविल करता है जैसे सुनामी, छोटी मिरेकल्स होती हैं, लॉस्ट कीज मिल जाती हैं, बड़ी मिरेकल्स भी हो सकती हैं जैसे जीसस का राइजिंग, लोग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस फील करते हैं। इन सबको मिक्स करके फाइनल आंसर आया कि 67% चांस कि गॉड एग्जिस्ट करता है। बट फिर भी अनविन को वो कम लगा, तो उसने फेथ इंजेक्ट करके 95% कर दिया। लॉजिक ये है कि आई बिलीव बिकॉज आई चूज टू, नॉट बिकॉज एविडेंस है। डिजाइन आर्गुमेंट और एकिनास के प्रूफ्स को उन्होंने सीरियसली लिया ही नहीं, बोल दिया कमजोर हैं। उनके अकॉर्डिंग गुडनेस का सेंस प्रूफ ऑफ गॉड है, लेकिन डॉकिंस कहते हैं कि गॉड हो या न हो, हमारा मोरल सेंस सेम होता है। नेचुरल इविल जैसे डिजास्टर्स अनविन बोलते हैं गॉड के अगेंस्ट पॉइंट है, लेकिन डार्विन कहते हैं वो सिर्फ गुड गॉड के अगेंस्ट है। गॉड का होना प्रूव नहीं करता कि वो गुड होगा। थियोलॉजियंस इस प्रॉब्लम ऑफ इविल से परेशान रहते हैं, बट एक
इजी चीट है। इविल गॉड मान लीजिए लाइक ओल्ड टेस्टमेंट वाला गॉड, या ब्लेम इट ऑन सतन, या बोलिए गॉड बिजी है और ह्यूमन सफरिंग एक प्राइज है फ्री विल के लिए। बॉटम लाइन ये है कि मोरल रीजनिंग से गॉड के एग्जिस्टेंस का कुछ सॉलिड कंक्लूजन नहीं निकलता। सब्जेक्टिव ओपिनियंस का मतलब नहीं बनता। अनविन के नंबर्स उनकी पर्सनल फीलिंग्स हैं, ये प्रूफ नहीं है। अगर गॉड सब कुछ डिजाइन करता है तो गॉड को किसने डिजाइन किया? ऐसे ही इन्फिनिट रिग्रेस चलता रहेगा। कॉम्प्लेक्स गॉड खुद एक्सप्लेनेशन मांगता है, सो गॉड हाइपोथेसिस एक इम्प्रॉबेबल सॉल्यूशन है, कोई आंसर नहीं। डॉकिंस कहते हैं कि गॉड का होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। साइंस, स्पेशली डार्विन की थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसका सॉलिड रीजन देती है। लोग कहते हैं कि लाइफ इतनी कॉम्प्लेक्स है कि बिना किसी इंटेलिजेंट डिजाइनर के पॉसिबल ही नहीं, पर एक्चुअल में यह आर्गुमेंट गॉड के अगेंस्ट जाता है। जैसे हरिकेन स्क्रैपयार्ड में बोइंग 747 बना दे, ये इम्पॉसिबल है। वैसे ही कॉम्प्लेक्स लाइफ रैंडमली बनी हो, यह भी लगता इम्पॉसिबल है। पर यह आर्गुमेंट इग्नोर करता है नेचुरल सिलेक्शन को, जो रैंडमनेस नहीं है बल्कि एक स्टेप बाय स्टेप फिल्टरिंग प्रोसेस है। क्रिएशनिस्ट्स नेचुरल सिलेक्शन को चांस बोल के गलत समझते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स लाइफ के लिए डिजाइनर चाहिए तो उस डिजाइनर यानी गॉड का होना और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इम्प्रॉबेबल है। मतलब गॉड को मान के हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, उसे और बढ़ा रहे हैं। तो गॉड भी एक अल्टीमेट बोइंग 747 है जिसकी पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है। डार्विन की थियरी सिर्फ लाइफ एक्सप्लेन नहीं करती, यह सोचने का तरीका भी बदलती है। डगलस एडम्स, जिसे पहले कुछ समझ नहीं आता था, डॉकिंस की बुक पढ़ के एथिस्ट बन गए, क्योंकि इवोल्यूशन का सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी उनको रिलीजियस ऑ से ज्यादा डीप लगा। डार्विनिज्म ने एक बड़ी मिसकॉन्सेप्शन तोड़ दी कि सिर्फ इंटेलिजेंट बीइंग ही कुछ कॉम्प्लेक्स बना सकती है। अब हम जानते हैं कि नेचर ग्रेजुअली और बिना किसी कॉन्शियस डिजाइन के भी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर सकती है। एस्ट्रोनॉमी बताती है कि हम कितने छोटे हैं यूनिवर्स में। जियोलॉजी बताती है कि हम कितने नए हैं टाइम के स्केल पे। डार्विनिज्म बताता है डिजाइन का इल्यूजन कैसे काम करता है, और ये सोच फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी में भी अप्लाई होती है। अगर गॉड ने बस यूनिवर्स बना के छोड़ दिया और सब कुछ नेचुरल सिलेक्शन से हो गया, तो ऐसा गॉड एग्जिस्ट ही क्यों करे? वो तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा, सिर्फ नाम का गॉड है, यानी गॉड का होना मीनिंगलेस हो जाता है। क्रिएशनिस्ट कहते हैं कि स्पंज स्केलेटन, फ्लावर ट्रैप्स, रेडवुड ट्रीज, फोटोसिंथेसिस सब इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि बिना डिजाइन के पॉसिबल नहीं। पर ये सब एग्जाम्पल चांस और डिजाइन के बीच फॉल्स चॉइस देते हैं। डार्विन ने दिखाया कि नेचुरल सिलेक्शन एक रियल और एलिगेंट सोल्यूशन है जो कॉम्प्लेक्सिटी को स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करता है। डिजाइन या चांस दोनों काम नहीं करते। डिजाइन का डिजाइनर कौन है, वो फिर और ज्यादा इम्प्रोबेबल हो जाता है। सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन ही वर्केबल और लॉजिकल सॉल्यूशन है। नेचुरल सिलेक्शन एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस है, मतलब स्टेप बाय स्टेप काम करती है। छोटी छोटी इम्प्रोबेबल चीजें ग्रेजुअली ऐड होती हैं और एंड रिजल्ट होता है एक्सट्रीम कॉम्प्लेक्सिटी, जो चांस से पॉसिबल ही नहीं होता। क्रिएशनिस्ट गलती से सोच लेते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी एक ही बार में बनी होगी, इसलिए उनको लगता है कि डिजाइन ही आंसर है, पर वो पावर ऑफ एक्यूमुलेशन समझते ही नहीं। एक साइड है क्लिफ, इम्पॉसिबल टू क्लाइम, दूसरी साइड है जेंटल स्लोप। आई जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स क्लिफ्स पे बैठते हैं। क्रिएशनिस्ट सोच रहे हैं कि जंप मार के वहां पहुंच गए, पर इवोल्यूशन स्लो और स्टडी स्लोप चढ़ता है, आसान, ग्रेजुअल और लॉजिकल। अगर लॉक पुअरली डिजाइंड हो और थोड़ा थोड़ा हिंट दे तो चोर आसानी से अनलॉक कर लेंगे। वैसे ही लाइफ ग्रेजुअली हिंट्स पिक करती है, थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट हर जनरेशन में। पर क्रिएशनिस्ट सोचते हैं कि या तो फुल जैकपॉट या कुछ भी नहीं। ये जैकपॉट या कुछ भी नहीं वाली थिंकिंग ही इरिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी है, जो गलत है। हाफ विंग का क्या फायदा? इसका जवाब है बेटर देन नो विंग। एक सर्टेन हाइट से गिरने पर 50% विंग बचा सकते हैं, जबकि 49% नहीं। वैसे ही हाफ आई भी बेसिक विजन दे सकती है।
नेचर में हर लेवल का एग्जाम्पल मिलता है, फ्रॉम फ्लैट फॉर्म टू ह्यूमन आई। ये सब ग्रेजुअल स्लोप के प्रूफ हैं। फ्लैट फॉर्म के पास सिर्फ लाइट डिटेक्ट करने वाली आई होती है, नॉटिलियस के पास पिनहोल कैमरा आई होती है, ह्यूमन आई से बेटर नहीं पर फ्लैट फॉर्म से ज्यादा। यानी सारी आईज एक ग्रेजुअल लैडर पे है, नो सडन जंप। यही माउंट इम्प्रोबेबल का स्लोप है। बहुत लोग सोचते हैं कि आई या विंग का पार्ट हटा दें तो पूरा सिस्टम फेल हो जाता है, पर यह सोचना ही गलत है। डार्विन ने कहा कि अगर कोई ऐसी चीज मिलती है जो ग्रेजुअल स्टेप से नहीं बन सकती तो मेरी थियरी फेल हो जाएगी, पर आज तक ऐसा कुछ मिला ही नहीं। अगर कोई सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है कि एक्सप्लेन नहीं हो रहा तो गॉड ने बनाया, ये लॉजिक गलत है, क्योंकि गॉड खुद एक इरिड्यूसिबली कॉम्प्लेक्स एंटिटी होगा। उसका ओरिजिन कौन एक्सप्लेन करेगा? कहीं भी साइंस कुछ नहीं जानती। क्रिएशनिस्ट तुरंत बोलते हैं गॉड ने बनाया, पर यह डिफॉल्ट सोचना ही गैप में गॉड होगा। साइंस या लॉजिक का पार्ट नहीं, गैप सिर्फ श्रिंक होते जा रहे हैं और गॉड के पास छुपने की जगह कम हो रही है। साइंटिस्ट कहते हैं पता नहीं और फिर उस गैप को एक्सप्लोर करते हैं। क्रिएशनिस्ट कहते हैं जहां पता नहीं है इसका मतलब वो गॉड है। ये दोनों अप्रोच अलग हैं, एक नॉलेज बनाती है और दूसरी इमेजिनेशन से फिल करती है। अगर साइंटिस्ट कहे पता नहीं कैसे इवॉल्व हुआ तो क्रिएशनिस्ट बोलते हैं देखा गॉड ने बनाया। पर साइंटिस्ट तो बस रिसर्च का आइडिया दे रहे हैं। साइंस में पता नहीं ऑनेस्टी है, इंटेलिजेंट डिजाइन में पता नहीं एक एक्सक्यूज। कहीं ट्रांजिशन का फॉसिल नहीं मिला तो क्रिएशनिस्ट बोलते हैं प्रूफ मिल गया कि गॉड ने बनाया, पर यह लॉजिक फ्लॉड है। फॉसिल्स के बिना भी इवोल्यूशन के पास और बहुत सॉलिड एविडेंस है, और अगर एक भी गलत जगह का फॉसिल मिल जाए जैसे प्री कैम्ब्रियन में रैबिट तो थियरी फेल हो जाएगी, पर आज तक ऐसा नहीं हुआ। लोग बस डिक्लेयर कर देते हैं ये चीज इरिड्यूसिबली कॉम्प्लेक्स है, पर एक्चुअल एनालिसिस नहीं करते। आई और विंग जैसे केसेस ऑलरेडी डिसअप्रूव हो चुके हैं, फिर भी नए नए एग्जाम्पल्स बिना प्रूफ के डिक्लेयर किए जाते हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि यह कैसे हुआ, इसका मतलब गॉड ने बनाया। ये सेम है जैसे कोई मैजिशियन का ट्रिक देख के बोले ये तो सुपर नेचुरल है। नाइव होना और कंक्लूजन पे जंप मारना ये साइंस नहीं है। नेचुरल सिलेक्शन स्टेप बाय स्टेप कॉम्प्लेक्स चीजें बनाता है। डिजाइन और चांस फेल हो जाते हैं क्योंकि या तो इम्पॉसिबल है या एक्सप्लेनेशन नहीं देते। इंटेलिजेंट डिजाइन का लॉजिक बस पर्सनल कंफ्यूजन पे बेस्ड है। साइंस का काम है गैप्स को समझना, ना कि उनमें गॉड डाल देना। जेरी कोयने का कोट की जब भी हम अपनी इग्नोरेंस को गॉड कह के लेबल करते हैं साइंस रुक जाती है। अगर गॉड ने डिजाइन किया होता तो फ्लॉज क्यों होते? रिकरेंट लेरिनिगल नर्व का लॉन्ग डिटोर, लोअर बैक पेन, हर्नियाज, साइनस इश्यूज सब इवोल्यूशनरी बैगेज है। हमारी बॉडी पहले 4 पैरों के लिए बनी थी, अपराइट चलने पे प्रॉब्लम्स आए। प्रेडेटर्स और प्रे दोनों परफेक्टली डिजाइन लगते हैं, पर अगर गॉड ने बनाया तो वो किस साइड पे था? आईज, विंग्स, फ्लैगुलर मोटर सब फेल हो गए। अब ओरिजिन ऑफ लाइफ पे फोकस है, क्योंकि वो सिर्फ एक बार हुआ। उसमें प्रोबेबिलिटी के एक्सक्यूजेस लगते हैं, और हाँ ये मान सकते हैं कि लाइफ का स्टार्ट होना बहुत इम्प्रोबेबल था। लाइफ शुरू होने के बाद इवोल्यूशन रिपीट होती है कई जगह कई बार, पर ओरिजिन ऑफ लाइफ सिर्फ एक बार हुआ तो उसका इम्प्रोबेबल होना एक्सेप्टेबल है। हम अर्थ पे हैं तो ऑब्वियसली अर्थ लाइफ सपोर्टिंग है, वरना हम यहाँ होते ही नहीं। प्लैनेट्स विथ लिक्विड वाटर रेयर होंगे, बट हम उन्हीं में से एक हैं, इसीलिए हैं। जैसे जुपिटर एस्ट्रॉइड्स को ब्लॉक करता है, मून एक्सिस स्टेबलाइज करता है, सब परफेक्ट लगते हैं, लेकिन ये डिजाइन का प्रूफ नहीं है। मार्टिन रीस के हिसाब से शायद इन्फिनिट यूनिवर्सेस हैं, हर एक में अलग लॉज। हम सिर्फ उस यूनिवर्स में हैं जहां सब कुछ लाइफ के लिए परफेक्ट है, बाकी यूनिवर्सेस में लाइफ हो ही नहीं सकती। सीरियल मल्टीवर्स थियरी यानी बिग क्रंच आइडिया कहता है कि अगर यूनिवर्स का एक्सपेंशन कभी रुक के रिवर्स हो जाए तो एक बिग क्रंच हो सकता है, फिर उस क्रंच से एक नया बिग बैंग और फिर एक नया यूनिवर्स। ऐसे साइकिल्स चलते रहे हर 20 बिलियन साल में। हर बार लॉज और कॉन्स्टेंट्स रीसेट हो सकते हैं। ये सीरियल मल्टीवर्स का वर्जन है, लेकिन रिसेंट एविडेंस कहते हैं कि यूनिवर्स तो शायद हमेशा एक्सपैंड करता रहेगा, इसलिए ये मॉडल अब कम लाइकली लगता है।
लिस मोलिन का डार्विनियन मल्टीवर्स आइडिया कहता है कि ब्लैक होल से नए यूनिवर्सेस बनते हैं, मतलब डॉटर यूनिवर्सेस। इनमें पेरेंट यूनिवर्सेस के कॉन्स्टेंट्स थोड़ा म्यूटेट होते हैं, हेरिडिटी होती है। जिन यूनिवर्सेस में ज़्यादा ब्लैक होल्स बनते हैं वो ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं। ब्लैक होल्स बनाने के लिए स्टार्स चाहिए होते हैं और स्टार्स से केमिस्ट्री और लाइफ भी आती है, तो इनडायरेक्टली लाइफ को भी फेवर मिलता है। कुछ फिजिसिस्ट को यह आइडिया पसंद नहीं, पर नोबेल विनर गेलमैन ने कहा कि ही मे नॉट बी रॉन्ग। लोग कहते हैं कि मल्टीवर्स भी एक्स्ट्रावेगेंस है, तो गॉड को भी अलाउ कर लो। पर मल्टीवर्स डिस्पाइट नंबर ऑफ यूनिवर्सेस सिंपल है। गॉड हाइपोथेसिस कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि गॉड खुद एक हाईली इम्प्रोबेबल एंटिटी है जो एक्सप्लेन करने के बजाय और बड़ा सवाल क्रिएट करता है। रिचर्ड स्विनबर्न कहते हैं कि गॉड सिंपल है क्योंकि सिर्फ एक बीइंग सब कुछ कंट्रोल करता है। उनके हिसाब से अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे हैं तो ये टू मच कोइंसिडेंस है। बेटर होता अगर सब अलग अलग होते। गॉड सब पार्टिकल्स को कॉन्टिन्यूसली कंट्रोल करता है, उनकी प्रॉपर्टीज सेम रखता है, पर ये सिंप्लिसिटी नहीं, ये तो एक्सट्रीम कॉम्प्लेक्सिटी है। ये थ्योलिजियंस का आर्गुमेंट था कि गॉड इज सिंपल। स्विनबर्न का लॉजिक फ्लॉ ये है कि वो बस एज्यूम कर लेते हैं कि गॉड एक ही सिंपल सब्सटेंस है, पर अगर गॉड हर इलेक्ट्रॉन, हर एटम, हर ह्यूमन, हर एलियन सबका ध्यान रखता है तो ये कैसे सिंपल हो गया। डॉकिंस कहते हैं कि कोई भी ऑनेस्ट एक्सप्लेनेशन को क्रेन होना चाहिए, स्काई हुक नहीं। क्रेन यानी एक रियल, ग्रेजुअल, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन, और स्काई हुक यानी सडनली सब कुछ ऊपर से आ गया बिना प्रोसेस के। कॉस्मोलॉजी में अभी क्रेन मिसिंग है। बायोलॉजी में डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन एक पावरफुल क्रेन है। फिजिक्स में अभी कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग क्रेन नहीं है। मे बी फ्यूचर में इन्फ्लेशन थियरी या मल्टीवर्स कुछ हेल्प करें। अभी के लिए एंथ्रोपिक प्रिंसिपल प्लस वीक क्रेन्स भी गॉड हाइपोथेसिस से बेहतर हैं। तो अगर ये आर्गुमेंट एक्सेप्ट किया जाए तो रिलीजन का फैक्चुअल बेस की गॉड हाइपोथेसिस फेल हो जाता है, और इसलिए गॉड ऑलमोस्ट सर्टेनली डज नॉट एग्जिस्ट। अगर गॉड नहीं है तो क्या रिलीजन फिर भी यूजफुल है? क्या ये कंफर्ट देता है? क्या ये मोरालिटी का सोर्स है? हर कल्चर में रिलीजन क्यों है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। रिलीजन टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेस खर्च करता है, और नेचुरल सिलेक्शन ऐसे वेस्ट को यूजुअली हटा देता है। जैसे पिकॉक का टेल या बावर बर्ड का घर फीमेल अट्रैक्ट करती है, वैसे ही रिलीजन भी कुछ पर्पस सर्व करता होगा। अगर कोई बिहेवियर लाइक एंटिंग इन बर्ड्स बार बार दिख रहा है तो उसका कोई फायदा जरूर होगा, वरना वो खत्म हो जाता। हर कल्चर में रिलीजियस बिलीव्स और रिचुअल्स होते हैं, चाहे वो विचक्राफ्ट हो या फास्टिंग या सेल्फ पनिशमेंट। जैसे सेक्स का पर्पस है रिप्रोडक्शन, वैसे रिलीजन का क्या डार्विनियन फायदा है? 3 पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस हैं डार्विनियन लेंस से। पहला, इंडिविजुअल जीन्स का फायदा, जैसे कोई रिचुअल या बिलीफ किसी इंसान के सर्वाइवल या रिप्रोडक्शन को इंप्रूव करे। दूसरा, पैरासाइट जीन्स का फायदा, यानी एक्सटेंडेड फेनोटाइप। हो सकता है रिलीजन किसी और के जीन्स जैसे पैरासाइट या अदर ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट करे, जैसा कुछ इंसेक्ट्स के साथ होता है। तीसरा, रिलीजन एज अ रेप्लिकेटर, यानी मीम्स। हो सकता है रिलीजन खुद एक रेप्लिकेटर हो जो सिर्फ अपने स्प्रेड होने के लिए एग्जिस्ट करता है, आइडियाज जो सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं। पपुआ न्यू गिना के लोग जंगल में एक्सपर्ट हैं, पर उनका बिलीफ सिस्टम विचक्राफ्ट और मैजिकल फियर से भरा हुआ है। सवाल है कि कैसे एक स्पीसीज इतनी स्मार्ट और इतनी डम्ब दोनों हो सकती है। थोड़ा एविडेंस है कि रिलीजन स्ट्रेस रिड्यूस करता है और हेल्थ बेटर हो सकती है, पर यह प्लेसिबो जैसा है, जैसे होम्योपैथी या डॉक्टर की रीएश्योरेंस। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा कि बिलीवर्स ज्यादा हैप्पी हैं स्केप्टिक से, पर ड्रंक पर्सन भी ज्यादा हैप्पी होता है सोबर से। रिलीजन हमें यूनिवर्स का मतलब बताता है या ये कंफर्ट देता है, ये साइकोलॉजिकल या प्रॉक्सिमेट रीजंस हैं। पर डार्विनियन एक्सप्लेनेशंस चाहिए तो ये टेंडेंसी कैसे डेवलप हुई, डेवलप क्यों हुई? रूलर्स ने रिलीजन यूज किया कंट्रोल करने के लिए, ये वैलिड हो सकता है, बट फिर भी क्वेश्चन बचा रहता है कि लोगों ने रिलीजन एक्सेप्ट क्यों किया। कुछ लोग कहते हैं कि रिलीजन ग्रुप के फायदे के लिए है, इंडिविजुअल के लिए नहीं। जैसे
एक वॉर लविंग रिलीजन वाले ट्राइब दूसरे पीस लविंग ट्राइब पे जीत जाते हैं। उनका बिलीफ उन्हें ब्रेव और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग बनाता है, जिससे वो ज्यादा सर्वाइव और स्प्रेड करते हैं। डॉकिंस और चैगनन ग्रुप सिलेक्शन को सपोर्ट नहीं करते। ग्रुप सिलेक्शन का आइडिया है कि पूरा ग्रुप सिलेक्ट होता है, जैसे ट्राइब के ब्रेव लोग ज्यादा जीतेंगे। प्रॉब्लम यह है कि अगर एक आदमी सेल्फिश है और सब मार्टिर्स के पीछे छुप जाता है तो वो सरवाइव करेगा और उसके सेल्फिश जीन्स फ्यूचर में ज्यादा होंगे। इसलिए ग्रुप सिलेक्शन यूजुअली फेल होता है, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल सिलेक्शन ज्यादा पावरफुल होती है। डार्विन ने भी ग्रुप लाइक बिहेवियर को एक्सप्लेन किया था, बट वो रियल ग्रुप सिलेक्शन नहीं था, बस ज्यादा कोऑपरेटिव लोगों वाले ट्राइब्स ज्यादा ग्रो करते हैं, जैसे ग्रे स्क्वेरल रेड स्क्वेरल को रिप्लेस करती हैं। डॉकिंस का व्यू है कि रिलीजन खुद का कोई इवोल्यूशनरी फायदा नहीं देता, ये किसी और चीज का साइड इफेक्ट या मिसफायरिंग है। जैसे मॉथ्स कैंडल फ्लेम में जाके मर जाते हैं, बट वो एक्चुअली सेलेस्टियल लाइट यानी मून के एंगल से डायरेक्शन लेते हैं। कैंडल उनका कॉम्पस कंफ्यूज कर देता है। बच्चों के लिए सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है कि वो अपने एल्डर्स की बात बिना सवाल किए माने। ये ओबीडियंस यूजुअली यूजफुल होती है, जैसे क्लिफ से दूर रहो, क्रोकोडाइल वाले पानी में मत जाओ। बट सेम ब्लाइंड ट्रस्ट फुल मून पे गोड सेक्रीफाइस करो जैसे बिलीव्स को भी एक्सेप्ट करवा देती है, नॉनसेंस भी कैरी हो जाता है। बचपन में ब्रेन्स प्रोग्रामेबल होते हैं जैसे कंप्यूटर्स, वो जो भी प्रोग्राम डाल दीजिए वो फॉलो करते हैं। जैसे कंप्यूटर वायरसेस का मिसयूज होता है, वैसे ही माइंड वायरसेस यानी रिलीजियस आइडियाज भी बचपन में इन्फेक्ट कर लेते हैं। जेसुइट्स का कोट कि पहले 7 साल दे दो, हम इंसान बना देंगे। जेम्स डॉब्सन भी कह चुके हैं, जो कंट्रोल करेगा बचपन में क्या सिखाया जाता है, वो नेशन का फ्यूचर डिसाइड करेगा। रिलीजियस लीडर्स ये बात अच्छे से जानते हैं, इसलिए बच्चों पे अर्ली टारगेटिंग होती है। जैसे लैंग्वेजेस अलग अलग डेवलप होती हैं, वैसे ही बिलीव्स भी लोकल होते हैं। एक जगह पे लोग विचक्राफ्ट में बिलीव करते हैं, दूसरी जगह वर्जिन बर्थ में। हर कल्चर अपनी सेक्रेड नॉनसेंस फ्यूचर जनरेशंस को पास करता है, सेम चाइल्ड गलिबिलिटी की वजह से। यानी हर कल्चर अपने बचपन से ही बिलीव्स डाल देता है, चाहे वो सेंस हो या नॉन सेंस। रिलीजन एक वायरस जैसा है जो चाइल्ड माइंड के गलिबिलिटी सिस्टम का मिसयूज करता है। इसका ओरिजिन समझने के लिए रिलीजन को ट्रुथ या फंक्शन के एंगल से नहीं, एक साइकोलॉजिकल मिसफायरिंग के एंगल से देखना पड़ेगा। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के हिसाब से ब्रेन एक कलेक्शन है अलग अलग मॉड्यूल्स का, जैसे किनशिप, एम्पैथी, रेसिप्रोसिटी के लिए। रिलीजन हो सकता है इन मॉड्यूल्स का एक मिसफायर हो, जैसे माइंड रीडिंग या थियरी ऑफ माइंड, ग्रुप फॉर्मेशन, इन ग्रुप या आउट ग्रुप थिंकिंग। पॉल ब्लूम का व्यू है कि ह्यूमंस, स्पेशली बच्चे, नेचुरल बॉर्न डुअलिस्ट होते हैं। उनको लगता है माइंड और बॉडी अलग चीजें हैं। डुअलिज्म मतलब माइंड एक अलग स्पिरिट है जो बॉडी में रहती है और बाद में बॉडी छोड़ भी सकती है। इसी वजह से आइडियाज लाइक सोल और लाइफ आफ्टर डेथ इतने आसानी से एक्सेप्ट हो जाते हैं। बच्चे हर चीज में पर्पस देखते हैं। टेलियोलॉजी जैसे क्लाउड्स रेन करने के लिए हैं, रॉक्स इची एनिमल्स के लिए हैं। ये दोनों टेंडेंसीज डुअलिज्म प्लस टेलियोलॉजी रिलीजन के लिए फर्टाइल ग्राउंड्स बनाते हैं। डेनियल डेनेट के हिसाब से प्रेडिक्शन के लिए हम 3 स्टांस लेते हैं। पहला फिजिकल स्टांस यानी लॉज ऑफ फिजिक्स, दूसरा डिजाइन स्टांस, ऑब्जेक्ट किस काम के लिए डिजाइन हुआ, और तीसरा इंटेंशनल स्टांस, मान लो कि जो चीज के पास इंटेंशन है। इंटेंशनल स्टांस फास्ट होता है, जैसे टाइगर देखे तो सोचिए कि ये मुझे खाना चाहता है, इंस्टेड ऑफ फिजिक्स सोचने के। बच्चे भी अर्ली एज में इंटेंशनल एजेंट्स डिटेक्ट करते हैं, इवन जब सिर्फ स्क्रीन पे एक डॉट दूसरे को फॉलो करे। हम सब मशीन्स, वेदर, रॉक्स में भी इंटेंशनैलिटी देख लेते हैं। ये ओवर एक्टिव इंटेंशन डिटेक्शन रिलीजन का फाउंडेशन बन सकता है। डेनेट और हेलेन फिशर के हिसाब से इरेशनल लव एक यूजफुल ट्रेट है, चाइल्ड रेयरिंग के लिए एक पार्टनर के साथ लॉयल्टी बनाना। लव में आदमी दूसरे ऑप्शंस इग्नोर करता है, इवन इफ उनमें ज्यादा लॉजिक हो। रिलीजियस डिवोशन भी वैसे ही ब्लाइंड और इरेशनल होते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है, गॉड, मेरी, etc।
जॉन सिम्थिस का व्यू है कि रिलीजन में भी लव जैसा इंटेंस इमोशनल रिवॉर्ड होता है, प्रोटेक्शन, कंफर्ट, डिवाइन लव का फीलिंग। जैसे रोमांटिक लव में लेटर्स, फोटोज या हेयर लॉक से इमोशनल हाई मिलता है, वैसे ही रिलीजियस आइकन्स भी सेम इफेक्ट देते हैं। लेवाइस वोल्पर्ट की थियरी कहती है कि स्ट्रॉन्ग इरेशनल बिलीफ कभी कभी यूजफुल होते हैं। अगर आप बार बार ओपिनियन बदलते हैं तो टूल्स या हंटिंग में फेल कर जाएंगे। इसलिए इरेशनल कन्विक्शन एक इवोल्यूशनरी एसेट भी हो सकता है। रॉबर्ट ट्रिवर्स की सेल्फ डिसेप्शन थियरी कहती है कि सेल्फ डिसेप्शन का फायदा कि अगर तुम खुद को भी डिसीव करते हो तो दूसरों के लिए डिसेप्शन डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। जितना कन्विंसिंगली तुम झूठ में बिलीव करोगे, उतना कन्विंसिंगली तुम झूठ बोल पाओगे बिना नर्वस होने के। लियोनेल टीगर और रॉबर्ट ट्रिवर्स कहते हैं कि लोग वही चीजें देखते हैं जो देखना चाहते हैं। निगेटिव चीजें नोटिस करना मुश्किल होता है। रिलीजन भी इसी विशफुल थिंकिंग का रिजल्ट हो सकता है। रिलीजन एक मिसफायर है, ये कोई डायरेक्ट एडेप्टेशन नहीं। रिलीजन एक मेंटल वायरस है जो बचपन में सीधा घुस जाता है। बच्चा जो भी सुना उसी को सच मानता है, चाहे वो क्रोकोडाइल से बचने का रूल हो या बकरी को सेक्रीफाइस करने का। बचपन में जो नॉनसेंस सीखा वही आगे इन्फेक्ट करता है नेक्स्ट जनरेशन को। कंटेंट कुछ भी हो सकता है। डॉकिंस कहते हैं कि रिलीजन्स यानी कल्चरल ड्रिफ्ट प्लस सेलेक्टिव स्प्रेड। रैंडमनेस और शेयर्ड ह्यूमन साइकोलॉजी ही सिमिलर रिलीजियस फीचर्स जैसे लाइफ आफ्टर डेथ, सोल ईटीसी को बनाते हैं। ये आइडियाज स्प्रेड करते हैं क्योंकि वो विशफुल थिंकिंग को फीड करते हैं। रिलीजियस लीडर्स जानते हैं कौन सी चीज फेथ को सरवाइव करने में हेल्प कराती है। मार्टिन लूथर ने कहा कि रीजन इज एनिमी ऑफ फेथ। लेकिन शायद रिलीजन का डिजाइन किसी ने इंटेंशनली नहीं किया, वो जस्ट मीम्स का नेचुरल सिलेक्शन हो सकता है। कोल्ड वायरस ह्यूमन को हार्म करता है पर अपने जीन्स का फायदा करता है। मीम्स भी ऐसे ही कल्चरल रेप्लिकेटर्स हैं जो आसानी से कोप होते हैं, वो सरवाइव करते हैं। जीन्स होते हैं डीएनए में और मीम्स आइडियाज में, हैबिट्स, लैंग्वेजेस और रिचुअल्स में। जीन्स फेनोटाइप्स यानी ट्रेट से अपना इम्पैक्ट दिखाते हैं। मीम्स भी ऐसे ही बिहेवियर्स, रिचुअल्स के थ्रू इफेक्ट दिखाते हैं। मीम पूल में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, नो क्रोमोसोम्स, लेकिन मीम्स की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। कुछ मीम्स बाकी से बेटर रेप्लिकेट करते हैं। डॉकिंस कहते हैं कि मीम्स फुली जीन्स जैसे नहीं होते, बट इनफ सिमिलरिटीज हैं कि मीम थियरी रिलीजन एक्सप्लेन कर सकती है। रिलीजन एक कॉम्प्लेक्स मीमप्लेक्स है जो इमोशंस, फियर, विशफुल थिंकिंग और चाइल्डहुड इंडोक्ट्रिनेशन का मिला-जुला रिजल्ट है। जीन पूल में अलग अलग जीन्स कार्टेल्स होते हैं, जैसे कार्निवोर्स के लिए एक सेट, क्लॉज, टीथ, एंजाइम्स, हार्बीवोर्स के लिए दूसरे। वैसे ही मीम पूल में भी मीम्स आपस में कॉम्पैटिबल होते हैं, एक मीम प्लेक्स बनाते हैं जिसमें मीम्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जैसे ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, एक वॉवेल चेंज हुआ फिर बाकी भी शिफ्ट करते गए टू मेंटेन क्लैरिटी। मीम प्लेक्स में ऐसे ही कैस्केडिंग शिफ्ट्स होते हैं। ये रिलीजियस मीम्स या तो इंडिपेंडेंट स्ट्रेंथ से सर्वाइव करते हैं या फिर अपने मीम प्लेक्स के सपोर्ट से। आप अपने डेथ के बाद भी जिंदा रहेंगे। अगर मार्टिर बन जाइए तो पैराडाइस में 72 वर्जिन्स मिलेंगी। जो रिलीजन क्रिटिसाइज करे उसे पनिश करो। गॉड पे बिलीफ सबसे बड़ी वर्च्यू है। अगर डाउट आए तो खुद पे काम करो। फेथ बिना प्रूफ के होनी चाहिए। जितना ज्यादा बिलीफ एविडेंस के खिलाफ हो उतना ज्यादा तुम्हारे लिए रिवॉर्ड। रिलीजन को सब बिलीफ से ज्यादा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, इवन नॉन बिलीवर से भी। कुछ चीजें समझने लायक नहीं होती, ट्रिनिटी, ट्रांससब्सटेंशिएशन, उन्हें मिस्ट्री मान के एंजॉय करिए। आर्ट, म्यूजिक, स्क्रिप्चर्स खुद रिलीजियस आइडियाज के रेप्लिकेटिंग मीम्स बन जाते हैं। इस्लाम और बुद्धिज्म जैसे रिलीजन्स अलग अलग मीम प्लेक्सेस हैं, जैसे कोरोना वायरस वर्सेस हर्बीवोर्स के जीन पूल्स। डॉकिंस कहते हैं कि कोई रिलीजन बेटर नहीं होता, वो सिर्फ अपने मीम्स के बीच फ्लोरिश करता है। इनका डिजाइन कॉन्शियसली नहीं हुआ, मोस्टली अनकॉन्शियस मिमेटिक इवोल्यूशन से बने। ह्यूमन ब्रेन एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जिसमें कुछ साइकोलॉजिकल बायसेस ऑलरेडी होते हैं। रिलीजन उन्हीं बायसेस को यूज करता है। साइंटोलॉजी और मॉर्मोनिज्म जैसे रिलीजन्स मोस्टली एक पर्सन ने डिजाइन किए।
मॉर्मोनिज्म इवॉल्व होकर अब मेन स्ट्रीम हो गया है, लेकिन मोस्टली रिलीजन्स इवॉल्व होते हैं, डिजाइन नहीं किए जाते, लाइक मीम इकोसिस्टम्स। वाइट लोगों के पास कार्गो आता था, पर वो खुद कुछ बनाते नहीं दिखते थे। लोकल्स ने समझा कार्गो सुपरनेचुरल होते हैं और वाइट लोग रिचुअल्स यानी मार्चिंग, रेडियो, ईटीसी से कार्गो बुलवाते हैं। तो नेटिव्स ने वही रिचुअल्स कॉपी किए, डमी एयर स्ट्रिप्स, वुडन हेडफोन्स, फेक कंट्रोल टावर्स बनाए। जॉन फ्रम नाम के मसीहा बोले गए कि अमेरिका से प्लेन में आएगा विथ लॉट्स ऑफ कार्गो। इस जॉन फ्रम कल्ट के लेसन्स ये हैं कि न्यू रिलीजन्स बहुत फास्ट स्टार्ट हो सकते हैं, ओरिजिन क्विकली ब्लर हो जाता है, जॉन फ्रम एक्चुअल थे या नहीं किसी को पता नहीं। अलग अलग जगह पे सिमिलर कल्ट्स इंडिपेंडेंट बन गए, ह्यूमन साइकोलॉजी का पैटर्न। कार्गो कल्ट्स यानी ओल्ड रिलीजन जैसा ही दिखते हैं। जीसस भी शायद ऐसे ही कल्ट का हिस्सा थे जो सरवाइव कर गए। हेल सेलेसी, एल्विस प्रेस्ली, प्रिंसेस डायना, इनके डेथ के बाद भी रैपिड कल्ट फॉर्मेशन हुआ। ये दिखाते हैं कि हाउ फास्ट मेमेटिक इवोल्यूशन काम करता है। डॉकिंस सवाल उठाते हैं कि रिलीजन के बिना भी लोग अच्छे क्यों होते हैं। कई रिलीजियस लोग सोच नहीं पाते कि बिना रिलीजन के कोई अच्छा क्यों बनना चाहेगा। यही सोच उनमें नफरत भरती है उनके लिए जो उनकी फेथ को नहीं मानते। इवोल्यूशन का अपोज करना भी मोरल आउटरेज से आता है। लोग सोचते हैं कि अगर बच्चे सीखेंगे कि वो मंकीज से आए हैं तो मंकीज जैसा बिहेव करेंगे। रिचर्ड डॉकिंस और एथिस्ट फिल्म मेकर्स को काफी हेट मेल मिलते हैं। मोस्ट वायलेंट और हेटफुल मैसेजेस रिलीजियस लोग भेजते हैं। लेटर्स में होती हैं गंदी लैंग्वेज, थ्रेट्स और गॉड विल पनिश यू टाइप कर्सेस। आयरनी ये है कि ये लोग क्रिश्चियंस होने का क्लेम करते हैं पर उनका बिहेवियर बिल्कुल अनक्रिश्चियन होता है। रिलीजन के नाम पर लोग वायलेंस का जस्टिफिकेशन देते हैं, माई राइफल इज लोडेड जैसे थ्रेट्स। एक लेटर में लिखने वाले ने कहा कि एथिस्ट वर्ल्ड व्यू मीनिंगलेस है, इससे लोग सुसाइड, ड्रग्स, वायलेंस, वॉर करते हैं। बोले कि इवन अगर रिलीजन झूठा भी हो तो भी उसमें बिलीव करना बेटर है क्योंकि वो पीस और होप देता है। डॉकिंस कहते हैं ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। एथीज्म होपलेसनेस के बराबर नहीं है। क्या नेचुरल सिलेक्शन से गुडनेस एक्सप्लेन हो सकती है? हंगर, फियर, लस्ट यानी आसानी से एक्सप्लेनेबल हैं इवोल्यूशन से, लेकिन कंपैशन, एम्पैथी या किसी अननोन को सुनामी रिलीफ भेजना ये कैसे आया? डॉकिंस कहते हैं कि सेल्फिश जीन का मतलब गलत समझा गया। सेल्फिश जीन का मतलब जीन का अपने आप को प्रिजर्व करना है, नॉट ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज का सेल्फिश होना। जीन ही एक्चुअल रेप्लिकेटर है जो सिलेक्शन में सरवाइव करता है। दो टाइप के एल्ट्रुइज्म जो इवोल्यूशन से एक्सप्लेन हो सकते हैं, वो पहला है किन सिलेक्शन यानी जेनेटिक रिलेटेडनेस। अपने बच्चों या फैमिली के लिए केयरिंग बिहेवियर इवॉल्व होता है क्योंकि वो जीन्स शेयर करते हैं, जैसे बीज, एंड्स, जहां सिबलिंग्स या कॉलोनी के मेंबर्स एक दूसरे का केयर करते हैं। दूसरा है रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म, यू हेल्प मी, आई हेल्प यू। दो लोगों के बीच म्यूचुअल नीड हो तो हेल्प एक्सचेंज होती है, जैसे बीज और फ्लावर्स, नेक्टर और पॉलिनेशन का रिलेशन है। हनी गाइड्स और रेटल्स, लोकेशन और स्ट्रेंथ का। वैम्पायर बैट्स, ब्लड शेयरिंग बेस्ड ऑन मेमोरी ऑफ हु हेल्प्ड लास्ट टाइम। चीट्स का क्या? डॉकिंस कहते हैं कि गेम थियरी के अकॉर्डिंग हमेशा नेस्टी होने वाली स्ट्रेटेजी भी कभी कभी स्टेबल होती है, लेकिन बेस्ट स्ट्रेटेजी है स्टार्ट नाइस, हेल्प अदर्स बट पनिश चीट्स। टिट फॉर टैट स्ट्रेटेजी इवोल्यूशनरली स्टेबल है। ह्यूमन सोसाइटी में गॉसिप और लैंग्वेज से रेपुटेशन स्प्रेड होती है। जो जेनरस, हेल्पफुल होते हैं उनकी गुड रेपुटेशन बनती है। नेचुरल सिलेक्शन उन लोगों को फेवर करता है जो रेसिप्रोकल भी हैं और उनका नाम भी अच्छा है। कुछ केसेस में गिविंग एक डोमिनेंस या स्टेटस का साइन होता है, जिसे पॉटलैच इफेक्ट कहा जाता है। जैसे चीफ्स ज्यादा गिफ्ट्स देके अपनी पावर दिखाते हैं। जहावी और वेबलेन ने कहा कि एल्ट्रुइज्म कभी कभी ईगो बूस्ट और सोशल सिग्नलिंग के लिए होता है। पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट ट्राइब्स आपस में कम्पीट करते थे एक्स्ट्रावैगेंट फीस्ट में, जिसमें जेनरोसिटी का दिखावा करते थे डोमिनेंस के लिए। जहावी ने बर्ड्स अरेबियन बैबलर्स पे काम किया, जिसमें डोमिनेंट बर्ड्स सबऑर्डिनेट्स को खाना देके डोमिनेंस दिखाती हैं। देखो मैं इतना सुपीरियर हूं कि तुम्हें खिला सकता हूं। रिस्क लेना, जैसे हाई पर्च पे बैठ के वॉचमैन बनना, भी डोमिनेंस का सिग्नल है।
जब सबऑर्डिनेट बर्ड डोमिनेंट को खाना देने की कोशिश करता है तो वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये भी हायरार्की दिखाता है। जहावी कहते हैं कि ओनली रियल सुपीरियर इंडिविजुअल्स ही कॉस्टली जेनरोसिटी अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए जेनरोसिटी ऑनेस्ट सिग्नल ऑफ फिटनेस होता है। 4 डार्विनियन रीजंस हैं अल्ट्रुइज्म के, परोपकार के। कीन सिलेक्शन पहला, अपनों के लिए सेक्रीफाइस। रेसिप्रोकल अल्ट्रुइज्म दूसरा, कि मैं आज तेरी हेल्प करता हूं, तू कल मेरी करना। तीसरा रेपुटेशन, लोग तुम्हें जेनरस समझेंगे तो तुम्हारा स्टेटस बढ़ेगा। और चौथा कॉस्टली सिग्नलिंग, जहावी के केस में, जहां जेनरोसिटी पावर का ऑनेस्ट एडवर्टीजमेंट है। ह्यूमंस पुराने जमाने में छोटी बैंड्स में रहते थे, मोस्टली फैमिली या फेमिलियर लोगों के, इसलिए सारे 4 रीजन्स नेचुरली इवॉल्व हुए। किन था यानी परिवार, ग्रुप, सेम लोग बार बार मिलते थे, इसलिए रेसिप्रोकल अल्ट्रुइज्म पॉसिबल हुआ। रेपुटेशन मैटर करता था और जेनरोसिटी का दिखावा भी होता था। आज हम स्ट्रेंजर्स के बीच रहते हैं लेकिन फिर भी काइंड होते हैं, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन ने रूल्स ऑफ थंब बनाए जो तब यूजफुल थे और वो अब भी एक्टिव हैं। रूल्स ऑफ थंब फिल्टर होके निकलते हैं थ्रू लिटरेचर, लॉ, कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजन। हॉजर ने दिखाया कि ह्यूमन मोरालिटी रिलीजन से नहीं आती, वो इवोल्यूशनरी मोरल इंस्टिंक्ट से आती है। मोरल डायलेमास जैसे ट्रॉली प्रॉब्लम सीटीसी, इन पे लोग सेम आंसर्स देते हैं, चाहे उनका रिलीजन कुछ भी हो या ना हो। रीजन देना मुश्किल लगता है बट डिसीजन सेम होता है, क्योंकि मोरालिटी सबकॉन्शियस रूल है, जैसे लैंग्वेज का ग्रामर। अगर ट्रॉली प्रॉब्लम्स के एग्जाम्पल्स की बात करें तो डेनिस, एक ट्रॉली 5 लोगों पे जा रही है। डेनिस एक स्विच पुल करके उससे एक साइड ट्रैक पर डाइवर्ट कर सकती है जहां एक आदमी खड़ा है। मोस्ट लोग कहते हैं कि स्विच पुल करना परमिसिबल है। फैट मैन के केस में ट्रॉली को रोकने का तरीका है एक फैट मैन को ब्रिज से धक्का देना। मोस्ट लोग बोलते हैं ये गलत है। ऑर्गन हार्वेस्ट के केस में हॉस्पिटल में एक हेल्दी पेशेंट के ऑर्गन्स 5 लोगों की जान बचा सकते हैं। लोग बोलते हैं ये मर्डर मत करिए। हम ये मोरल चॉइसेस कैसे बनाते हैं? कांट का रूल है कि किसी ह्यूमन को सिर्फ एक टूल के जैसा यूज मत करिए। डेनिस के स्विच के केस में मैन ऑन साइड ट्रैक एक कोलैटरल है। फैट मैन और ऑर्गन के केस में आदमी डायरेक्टली यूज हो रहा है, विच फील्स रॉन्ग। डॉकिंस कहते हैं कि ये सवाल ही बेकार है कि अगर गॉड नहीं है तो अच्छे क्यों बने। जब कोई रिलीजियस आदमी ये पूछता है तो लगता है जैसे मोरालिटी सिर्फ गॉड के पनिशमेंट और रिवॉर्ड के डर से आती हो। डॉकिंस कहते हैं अगर सिर्फ गॉड के फियर से तुम अच्छे हो तो तुम सच में गुड नहीं हो, बस सर्वेलांस कैमरा से डर रहे हो। आइंस्टीन भी यही बोलते हैं, अगर इंसान सिर्फ रिवॉर्ड या पनिशमेंट के डर से अच्छा है तो ह्यूमैनिटी काफी सैड है। मिकेल शर्मर का पॉइंट है कि अगर तुम कहते हो कि बिना गॉड के तुम लूट मार करोगे तो तुम डेंजरस हो, और अगर तुम गुड रहोगे बिना गॉड के तो तुमने प्रूव कर दिया कि गॉड की जरूरत ही नहीं गुड होने के लिए। काफी लोग सोचते हैं कि उनकी मोरालिटी रिलीजन से आई है, जबकि वो सिर्फ गिल्ट ड्रिवन प्रोग्रामिंग होती है। डॉकिंस दोस्तोवेस्की के कैरेक्टर इवान कैरामाज़ोव पे बोलते हैं। वो कहते हैं कि अगर इमोर्टेलिटी पे फेथ चली गई तो लोग लव और मोरालिटी भूल जाएंगे, तब सब कुछ अलाउड होगा, इवन कैनिबलिज्म। इगोइज्म और क्राइम बन जाएंगे ह्यूमन नेचर का कोर। क्या रियली इंसान सिर्फ सर्वेलेंस की वजह से गुड रहता है? मॉन्ट्रियल पुलिस स्ट्राइक 1969 में जब पुलिस गई तो लूटिंग, मर्डर, आर्सन सब हो गया। स्टीवन पिंकर ने यह नोट किया। लेकिन मोस्ट लोग गॉड में बिलीव करते थे तो उन्हें तो फिर भी अच्छा होना चाहिए था, है ना? एच.एल. मेंकिन ने कहा कि जब लोग कहते हैं कि हमें रिलीजन की जरूरत है तो उनका मतलब होता है कि उन्हें पुलिस की जरूरत है। अगर गॉड नहीं है तो गुड और इविल डिसाइड कैसे होगा? मतलब मोरालिटी का स्टैंडर्ड सिर्फ रिलीजन दे सकता है क्या? वरना हर कोई अपना ही मोरल रूल बना लेगा, लाइक हिटलर ने अपने स्टैंडर्ड पे काम किया। डॉकिंस यहाँ एब्सोल्यूट वर्सेस कॉन्सिक्वेंटलिस्ट मोरालिटी की बात करते हैं। एब्सोल्यूटिस्ट कहते हैं कि ये रिलीजन बेस्ड है, रूल्स फिक्स हैं और कुछ चीज़ें हमेशा गलत हैं। कॉन्सिक्वेंटलिस्ट जैसे बेंथम और जे. स्मिल ये कहते हैं कि एक्शन का आउटकम देखो, किससे ज़्यादा हैप्पीनेस होती है।
कांट का अप्रोच ड्यूटी फॉर ड्यूटीज शेक है, यानी झूठ बोलना गलत है क्योंकि अगर सब झूठ बोलें तो झूठ का मतलब ही खत्म हो जाता है। सेल्फिशनेस भी ब्रेक डाउन करता है अगर सब सेल्फिश हो जाएं। कांट का रूल ये है कि हर काम ऐसे करो जैसे तुम चाहो कि सब वैसा ही करें, यूनिवर्सल रूल की तरह। डॉकिंस कहते हैं कि 2 तरीके हैं जिनके थ्रू स्क्रिप्चर्स मोरालिटी दे सकते हैं, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जैसे 10 कमांडमेंट्स, और दूसरा बाय एग्जाम्पल जैसे गॉड या कोई और बिब्लिकल कैरेक्टर एज रोल मॉडल। लेकिन दोनों अप्रोच अगर लिटरली फॉलो किए जाएं तो आज के मॉडर्न जमाने के लिए ऑब्नॉक्शियस लगते हैं। बाइबल एक पैच वर्क है, हंड्रेड्स ऑफ ऑथर्स ने लिखी ओवर 900 ईयर्स। काफी हिस्सा वियर्ड है और रिलीजियस लोग उसको लिटरल ट्रूथ मानते हैं। बिशप स्पॉन्ग और बिशप हेलोवे जैसे लिबरल क्रिश्चियंस तक कहते हैं कि लोगों ने या तो बाइबल प्रॉपरली पढ़ी नहीं है या समझी नहीं। नोआ की स्टोरी की गॉड ने एक फैमिली को छोड़ के सबको डुबो दिया, इंक्लूडिंग इनोसेंट चिल्ड्रन और एनिमल्स। रिलीजियस लोग कहते हैं कि जेनेसिस को लिटरली मत लीजिए। डॉकिंस कहते हैं आप भी चेरी पिक करते हैं जैसे एथिस्ट करते हैं। सुनामी ब्लेम करना लोगों के सिंस पे ये ईगो सेंट्रिक सोच है, जैसे नेचुरल डिजास्टर्स ह्यूमन बिहेवियर की वजह से होते हैं। रिलीजन हमेशा से एक डिवाइडिंग फोर्स रही है। नॉर्दर्न आयरलैंड, पैलेस्तीन, इंडिया, कहीं भी देखिए जहां डीप एनमिटी है, रिलीजन एज लेबल यूज हुआ है। पार्टीशन में 1 मिलियन से ज्यादा लोग मरे रिलीजन की वजह से। रश्दी ने कहा कि रिलीजन इज द पॉइजन इन इंडियाज ब्लड। हाँ, ह्यूमंस में इन ग्रुप वर्सेस आउट ग्रुप बायस नेचुरली होता है, जैसे फुटबॉल फैंस में, लेकिन रिलीजन 3 तरीकों से ये डिवाइड को बढ़ा देता है। पहला, बच्चों को लेबल करना, कैथोलिक माइंड, मुस्लिम चाइल्ड, etc। दूसरा, अलग स्कूल, ये रिलीजियस सेग्रीगेशन करके। और तीसरा, मैरिंग आउट का टबू, कि डिफरेंट रिलीजन में शादी करना मना है। लोग सोचते हैं कि उनकी मोरालिटी रिलीजन से आती है, लेकिन असल में नहीं आती। ज्यादातर लोग रिलीजियस या नॉन रिलीजियस एक कॉमन लिबरल मोरल कोड फॉलो करते हैं, डोंट किल, डोंट चीट और फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये सब यूनिवर्सल वैल्यूज हैं। होली बुक्स में कुछ अच्छा भी है, लेकिन उसके साथ इतना टॉक्सिक मटेरियल भी है कि उनको मोरालिटी का बेस नहीं बनाया जा सकता। H.G. वेल्स ने 1902 में लिखा था, इंफीरियर रेसेस को एलिमिनेट करना चाहिए फॉर ह्यूमैनिटीज बेटरमेंट। तब ये बात डिनर टेबल डिस्कशन में एक्सेप्टेबल थी। आज पढ़िए तो लोग गैस्प करते हैं। हिटलर जैसा भी था, वो उस टाइम के मोरल स्टैंडर्ड से ज्यादा अलग नहीं था। ये शिफ्ट इतना सिंक्रोनाइज्ड कैसे हुआ? मीडिया, कन्वर्सेशंस, बुक्स, इंटरनेट, सबसे मीम्स यानी आइडियाज स्प्रेड होते हैं। न्यूज़, टीवी, कॉमेडी, लॉ मेकिंग सब रिफ्लेक्ट करते हैं चेंजिंग वैल्यूज। कुछ लोग आगे होते हैं, कुछ पीछे, लेकिन पूरी सोसाइटी एक डायरेक्शन में मूव करती है, थोड़ा सॉ टूथ पैटर्न में, लेकिन ओवरऑल प्रोग्रेसिव। इस शिफ्ट का ड्राइवर क्या है? डॉकिंस कहते हैं लीडर्स जैसे MLK, गांधी, इन्होंने पुश किया। कुछ रिलीजियस थे, कुछ नहीं। गांधी का इन्फ्लुएंस रिलीजन से नहीं, ह्यूमन वैल्यू से था। एजुकेशन, स्पेशली बायोलॉजी और इवोल्यूशन ने बताया कि हम सब एक जैसे हैं। पीटर सिंगर कहते हैं कि पोस्ट स्पीसीस्ट वर्ल्ड चाहिए जहां एनिमल्स के साथ भी ह्यूमन ट्रीटमेंट हो, जैसे स्लेव्स या वुमेन के इमेंसिपेशन के टाइम हुआ था। लोग कहते हैं हिटलर और स्टेलिन एथिस्ट थे। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम उनकी पावर और उनके इविल इंटेंशंस थी, नॉट एथीइज्म इटसेल्फ। कैलिगुला या ओटोमैन सुल्तान्स भी उतने ही इविल थे। हिटलर के पास सिर्फ मॉडर्न टूल्स और मास रीच थी। रिलीजन हो या न हो, इविल का रूट कॉज कुछ और है। हर बार जब डॉकिंस रिलीजन पे पब्लिक टॉक करते हैं तो लोग पूछते हैं, हिटलर और स्टेलिन तो एथिस्ट थे, उनका क्या? इस क्वेश्चन के पीछे 2 अजम्पशंस होते हैं। पहला, हिटलर और स्टेलिन एथिस्ट थे। दूसरा, उन्होंने जो बुरा किया वो एथीज्म की वजह से किया। पहला पॉइंट, स्टेलिन एथिस्ट था, हिटलर का केस अनक्लियर है। दूसरा पॉइंट गलत है। सिर्फ एथिस्ट होने से कोई बुरा नहीं बन जाता, वरना तो सभी मूंछों वाले भी इविल होते, क्योंकि हिटलर और स्टेलिन के पास मूंछें थी, इसलिए लॉजिक फेल है। जॉर्ज कैरोलिन ने रिलीजन को डिफाइन किया। एक इनविजिबल आदमी स्काई में रहता है, हर वक्त तुम्हें देख रहा है। उसके पास 10 रूल्स हैं। अगर तुमने उनमें से कोई भी तोड़ा तो वो तुम्हें फायर, टॉर्चर,
स्मोक से भरी जगह में हमेशा के लिए भेज देगा, पर वो तुमसे प्यार करता है। डॉकिंस कहते हैं कि मैं नेचुरली कॉन्फ्रोंटेशनल नहीं हूँ, डिबेट्स अवॉइड करता हूँ, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं कि तुम रिलीजन के अगेंस्ट इतने हॉस्टाइल क्यों हो। लोग पूछते हैं कि क्या रिलीजन इतना हार्मफुल है कि उसके अगेंस्ट एक्टिवली बोलना ज़रूरी है? क्या तुम भी एक फंडामेंटलिस्ट एथिस्ट हो, जैसे बाइबल बेल्ट वाले लोग होते हैं? फंडामेंटलिस्ट यानी अपने होली बुक को एब्सोल्यूट ट्रूथ मानते हैं। ये एविडेंस अगर बुक से कॉन्ट्रडिक्ट करे तो एविडेंस को रिजेक्ट कर देते हैं। फिर दूसरे होते हैं साइंटिस्ट, जैसे कि ये खुद होली बुक से नहीं बल्कि एविडेंस से बिलीव करते हैं। साइंस बुक्स होली नहीं होती, करेक्टेबल होती हैं। अगर कोई नया एविडेंस मिले जो एग्जिस्टिंग थियोरी को रॉन्ग प्रूव करे तो हम थियोरी छोड़ देंगे। क्या रिलीजन एक गॉड शेप्ड गैप फिल करता है या उस गैप को ऑक्यूपाई करके बेकार चीजें भर देता है? रिलीजन के 4 ट्रेडिशनल रोल्स हैं। पहला एक्सप्लेनेशन, दुनिया और जिंदगी को समझना, ये रोल साइंस ने ले लिया। एग्जॉर्टेशन यानी मोरल सिखाना, कंसोलेशन यानी दुख में तसल्ली देना, और इंस्पायरेशन यानी मोटिवेट करना। एक्सप्लेनेशन और एग्जॉर्टेशन हमने समझ लिया, अभी हम कंसोलेशन और इंस्पायरेशन को समझने की कोशिश करेंगे। पोयम बिंकर बाई ए मिल ने एक ऐसा दिखाई न देने वाला दोस्त जो चाइल्ड को कभी अकेला फील नहीं होने देता। कुछ बच्चे एक्चुअली बिलीव करते हैं कि उनके इमेजिनरी फ्रेंड्स रियल हैं। ये हेलुसिनेशन जैसा लगता है। यही रोल गॉड भी प्ले करते हैं, एक इनविजिबल दोस्त, एडवाइजर और लिसनर। एक लड़की को लिटिल पर्पल मैन दिखाई देता था जब वो अकेली होती थी। उसने उसे सलाह दी कि अपनी किताबों के साथ वो यूनिवर्सिटी जाए। ये दिखाता है कि इमेजिनेशन से भी रियल कंफर्ट मिल सकता है। क्या गॉड एक ग्रोन अप बिंकर है? इवोल्यूशन में कुछ चाइल्डहुड ट्रेट्स एडल्टहुड तक रिटेन हो जाते हैं। शायद गॉड बिलीफ भी ऐसा ही हो, या गॉड्स पहले रियल लगते थे फिर इमेजिनरी होते गए और अब सिर्फ बचपन तक लिमिटेड है। शायद दोनों ही एक साइकोलॉजिकल टेंडेंसी के बाई प्रोडक्ट है, एक नीड फॉर कंफर्ट, डायलॉग और इमेजिनेशन। लोग कहते हैं कि अगर गॉड नहीं है तो मरते हुए पेशेंट्स, लोनली पीपल का क्या? डॉकिंस कहते हैं कि तसल्ली होने का मतलब ये नहीं कि कुछ ट्रू है। संता क्लॉज भी तसल्ली देता है, पर इज दैट एविडेंस? लोग बिलीफ इन बिलीफ में विश्वास रखते हैं, खुद बिलीव नहीं करते पर चाहते हैं कि बाकी लोग बिलीव करें। एथिस्ट भी हैप्पी होते हैं, बिलीवर्स भी। कोई सॉलिड डेटा नहीं कि रिलीजन यानी कि ज्यादा हैप्पीनेस। क्वेश्चन ये है कि क्या बिना गॉड के भी हम फुलफिल्ड लाइफ जी सकते हैं? डॉकिंस कहते हैं हाँ, बिल्कुल जी सकते हैं। 2 टाइप के कंसोलेशन होते हैं, फिजिकल कंफर्ट जैसे कोई डॉग या ह्यूमन हग। दूसरा मेंटल रिफ्रेम या न्यू पर्सपेक्टिव, सोच का तरीका बदलना। शेक्सपियर के 7 स्टेजेस ऑफ मैन, और हर एक एज ग्रेजुअली डाइज इनटू नेक्स्ट, यानी डेथ एक और ट्रांजिशन है। मार्क ट्वेन ने कहा कि मैं बिलियन साल तक मर चुका था, पहले भी कोई दिक्कत नहीं हुई। जेफरसन ने कहा नो आफ्टर लाइफ का डर नहीं था। बर्ट्रैंड रसल कहते हैं कि जब मैं मरूंगा तो मैं बस सड़ जाऊंगा। हैप्पीनेस की वैल्यू उसके एंड होने से कम नहीं होती, यानी ट्रूथ फीलिंग्स नहीं होते। गॉड का कंफर्ट मिलता है जिससे वैलिड फीलिंग, पर इसे गॉड का होना प्रूफ नहीं होता। बिना गॉड के भी लाइफ मीनिंगफुल, कंफर्टिंग और फुलफिलिंग हो सकती है, और साइंस का फ्रेश एयर उस पुराने मैथोलॉजिकल वार्मथ से ज्यादा एनर्जाइजिंग हो सकता है। डॉकिंस कहते हैं कि ह्यूमन ब्रेन सिर्फ एक मिडिल रेंज के साइजेस और स्पीड को समझने के लिए बने हैं। साइंस हमें क्वांटम और कॉस्मिक यानी बहुत छोटे और बहुत बड़े वर्ल्ड्स तक ले जाता है। हमारी इमेजिनेशन सिर्फ उसी वर्ल्ड के लिए बनी है जहां एंसेस्टर सर्वाइव करते थे। न ज्यादा छोटी चीजें थी, न ज्यादा बड़ी, न कोई लाइट स्पीड पर चलता था। हम इलेक्ट्रॉन को छोटी बॉल की तरह इमेजिन करते हैं, लेकिन वो वैसे है ही नहीं। ट्रुथ ये है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी चीज जैसे नहीं है जो हम जानते हैं। क्वांटम वर्ल्ड में कुछ भी वैसे बिहेव नहीं करता जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। फाइनमैन ने कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम क्वांटम थ्योरी समझते हो तो तुम समझते नहीं हो। बहुत प्रिसाइज प्रेडिक्शंस करते हैं लेकिन अंडरस्टैंडिंग से परे हैं। जहां हम रहते हैं उस दुनिया को डॉकिंस कहते हैं मिडिल वर्ल्ड, न बहुत छोटा न बहुत बड़ा। यही रेंज में हमारे ब्रेन्स इवॉल्व हुए, तो जो इसके बाहर होता है वो हमें वियर्ड लगता है। और इस वियर्डनेस, इस अजीब चीज का एग्जाम्पल देते हैं श्रोडिंगर्स की कैट।
एक कैट बॉक्स के अंदर है। एक क्वांटम ट्रिगर से या तो वो डेड होगी या लाइव। जब तक बॉक्स नहीं खोला जाता, कैट न तो जिंदा है न मरी हुई, सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है। कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन कहता है कि ट्रुथ कोलैप्स होता है जब ह्यूमन ऑब्जर्व करते हैं। मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन के हिसाब से हर पॉसिबिलिटी एक अलग यूनिवर्स में रियल होती है। एक यूनिवर्स में बिल्ली जिंदा तो दूसरे में मरी हुई। कहीं डॉकिंस कहते हैं कि वो मर गए हैं, कहीं अपनी ग्रीन मूंछ को सीधा कर रहे हैं। लेवाइस वुलपर्ट कहते हैं कि साइंस हर एंगल से कॉमन सेंस को तोड़ता है। जैसे हर बार जब आप पानी पीते हैं तो एक मॉलिक्यूल ऐसा होता है जो कभी ओलिवर क्रॉमवेल के ब्लैडर से गुजरा था। मतलब मॉलिक्यूल्स पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट होते रहते हैं। कार्ल सेगन का कोट है कि जब आप प्यार में होते हैं तो दुनिया को बताना चाहते हैं, वैसे ही साइंस के लिए भी है। डार्विन ने ह्यूमन ब्रेन के लिए एक छोटा सा स्लिट खोला था और उस स्लिट से हमें समझ में आया कि लाइफ का मैकेनिज्म क्या है। लाइफ का होना इम्पॉसिबली रेयर लगता है, फिर भी हम यही हैं। लोग सोचते थे सन अर्थ के अराउंड घूमती है क्योंकि ऐसा दिखता है, पर विटगेनस्टीन पूछते हैं कि अगर अर्थ ही घूमती होती तो वो अलग कैसे दिखता। रॉक या क्रिस्टल मोस्टली एम्प्टी होते हैं। एटम के बीच का स्पेस बहुत बड़ा होता है, फिर भी हमें वो हार्ड लगते हैं क्योंकि फोर्स फील्ड्स अलाउ नहीं करते बॉडी पार्ट्स को एंटर करना। एक जनरल ने सोचा कि मैं भी एटम्स हूँ, वॉल भी एटम्स है, तो मैं वॉल के अंदर से क्रॉस कर सकता हूँ। भाग के गया और वॉल से टकरा गया। एटम्स के अंदर मोस्टली स्पेस होती है, पर वो प्रैक्टिकल नहीं है मिडिल वर्ल्ड के स्केल पे। हम क्वांटम या कॉस्मिक साइज नहीं समझ सकते क्योंकि हम उस स्केल के लिए डिजाइन नहीं हुए। एक न्यूट्रिनो वॉल से इजीली क्रॉस कर सकता है, पर हम नहीं समझ सकते। जब चीजें लाइट के आसपास की स्पीड से मूव करती हैं तो लॉजिक और इंट्यूशन फेल हो जाता है। हम ग्रेविटी को समझते हैं और इंसेक्ट्स सरफेस टेंशन को। हम बहुत हैवी हैं, इसलिए ब्राउनियन मोशन नोटिस नहीं करते। इंसेक्ट्स जैसे छोटी चीजें सरफेस टेंशन को ज्यादा फील करती हैं। हम सिर्फ सॉलिड चीजों को रियल मानते हैं। वेव्स या वैक्यूम के फ्लक्चुएशंस अनरियल लगते हैं क्योंकि एंसेस्टर्स ने कभी उन्हें डील नहीं किया। डॉकिंस कहते हैं कि बड़े समय और स्पेस में इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। ओरिजिन ऑफ लाइफ जैसा रेयर इवेंट भी कभी न कभी हो जाता है अगर इनफ टाइम और प्लैनेट्स मिल जाएं। इवोल्यूशन की वजह से मिडिल वर्ल्ड ब्रेन्स को अनइमेजिनेबल चीजें अब साइंस समझ रहा है। शायद कुछ चीजें हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे, या हो सकता है ट्रेनिंग से समझ पाएं। डॉकिंस को खुशी है कि वो उस टाइम जिंदा हैं जब ह्यूमैनिटी लिमिट्स को तोड़ रही है। इसके साथ ये बुक यहीं खत्म होती है। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नई बुक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।